हेलो माय चैम्पियन, सब लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आपने पहला वीडियो देख लिया होगा BEGC 132 के लिए। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि टोटल मैं 4 वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा BEGC 132 के लिए, और इससे कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आपने चारों वीडियो देख ली तो दोस्तों डेफिनेटली आप लगभग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। सेलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, ये आपका सब्जेक्ट का नाम है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? दोस्तों, भारत के अंदर है ना बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत सारी कास्ट है यहाँ पर। अलग अलग रीजन की अलग अलग लाइफ स्टाइल है, जैसे कि राजस्थान के लोग, सिक्किम के लोग, केरल के लोग, कश्मीर के लोग, इनकी लाइफ स्टाइल, इनका कल्चर सबका अलग अलग है। तो अगर आपको इंडियन लिटरेचर अच्छे से समझना है, भारत की परंपराओं, भारत के ट्रेडिशंस को समझना है, रीति रिवाजों को समझना है, तो दोस्तों एक क्षेत्र के, एक रीजन के लिटरेचर को समझकर आप नहीं समझ सकते हैं पूरे भारत की परंपराएं, पूरे भारत का लिटरेचर। तो दोस्तों कुछ चुनिंदाएँ रचनाएँ हैं, कुछ सिलेक्टेड वर्क हैं, वही अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम रख दिया गया सिलेक्शंस फ्रॉम इंडियन राइटिंग। यानी कि भारत के अंदर ऐसे तो बहुत सारे ऑथर, बहुत सारे पोइटेस हुए हैं, लेकिन सभी का हम वर्क नहीं पढ़ेंगे, सभी की पोयम, सभी के जो भी उन्होंने लिखा है वो नहीं पढ़ेंगे अभी। तो कुल मिला के सिलेक्टेड राइटिंग हम पढ़ते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब भारत में बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं। तो दोस्तों हमें अगर सब कल्चर का, सब रीजन का ट्रेडिशन समझना है तो हमें अलग अलग इलाकों के लिटरेचर को पढ़ना होगा। बेसिकली थीम ये है, इस सब्जेक्ट में हमें ये पढ़ना होता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैंने पहले वीडियो में बताया था, और इस वीडियो में भी मैं ब्लॉक नंबर 2 कंप्लीट करूँगा, क्योंकि 4 ब्लॉक है ना, इसलिए मैंने 4 वीडियो बनाई है। ये दूसरा वीडियो है, और आपकी ही रिक्वेस्ट पे आपके काफ़ी सारे कमेंट आए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ आपका। तो आपने कहा कि दूसरा वीडियो आप प्लीज़ लेके आइए, तो दोस्तों ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद में 2 वीडियो और रह जाएंगे दोनों ब्लॉक के लिए, तो आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आप ट्रस्ट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूबल है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं BEGC 132 के लिए, लेकिन वहाँ पर दोस्तों आपको कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं मिलेगी, कंप्लीट चैप्टर्स नहीं मिलेंगे वहाँ पर, और हैं भी तो उनमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि कैसे सवाल आएंगे, और कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है लिखने का ही। ठीक है, 40 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पिक किए आपके लिए, हैंड पिक्ड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी इंक्लूड किए हैं, असाइनमेंट के क्वेश्चन भी मैंने लिख दिए। तो दोस्तों 4 वीडियो है, 4 वीडियो को देखते रहना बार बार। और ये दूसरा वीडियो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लें, आप ईयरफोन लगा के रहें, और कम से कम 1-1.5 घंटे ऐसी जगह पे बैठ जाए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, और वीडियो का स्पीड 1.5 रखना, आप 1 की स्पीड में मत देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं हमने लिखी हैं, कंटेंट ज़्यादा है इसके अंदर। ठीक है, ये 15-20 मिनट की वीडियो नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ ब्लॉक नंबर 2। इसके बाद में 2 ब्लॉक और रह जाएंगे, वो वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 में मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो एक लाइन देखिए दोस्तों क्या लिखा है, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, यानी कि हमें डरना नहीं चाहिए कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमें किससे डरना चाहिए? बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल, यानी कि हम कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, काफ़ी बार कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो दोस्तों वैसी स्थिति के अंदर हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हम आगे कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो बशर्ते अपन एक एक ब्लॉक को याद करेंगे, और इस तरह से दोस्तों 4 वीडियो में कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे BEGC 132 की, और आपको भी लगेगा वास्तव में हमने मेहनत की है। तो ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो कहती है कि इससे मत डरो कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, इससे कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हो रही है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, समझते हो? चाहे 1% की ग्रोथ हो, चाहे 0.2% की ग्रोथ हो, ग्रोथ होनी चाहिए हमेशा। बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल, यानी कि हम कुछ भी नहीं करते, उससे हमें डरना चाहिए। तो दोस्तों अभी तो हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को और याद करेंगे, और दोस्तों इस तरह से हम चारों ब्लॉक को देख करके समझेंगे चीज़ें। तो देखिए अब मैंने ले लिए है दोस्तों ब्लॉक नंबर 2 में जितने भी जो एक्सप्लेनेशन आएंगे वहाँ पर। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आता है ना कि आपको रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो पहले वीडियो के अंदर मैंने बुल्ले शाह की कंप्लीट करा दी, उसको रट लेना पूरी तरह से, क्योंकि वहाँ से 1 या 2 आती ही हैं बुल्ले शाह की पोयम। इसके अलावा मैंने अक्का महादेवी की करवा दी थी पोयम, ओ माई हैंडसम वन से स्टार्ट होती है उनकी पोयम अक्का महादेवी की, वो रट लेना बार बार। और अब मैं चलता हूँ दोस्तों गज़ल,
तो मैंने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3-4 लाइनें नहीं समझाई हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि गज़ल से क्या आने वाला है, इसलिए मैंने पूरी ही गज़ल, अमीर खुसरो ने जो गज़ल लिखी है दोस्तों, यहाँ पर मैंने पूरी ही गज़ल आपके सामने रख दी है। और यहाँ से कुछ भी आता है तो डेफिनेटली दोस्तों इसको भी आप डिकोड कर देंगे, इसको भी आराम से लिख पाओगे आप। तो घबराने की, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट रखो, आप अपनी मदद खुद करेंगे, आपके अलावा कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। खुद पे ट्रस्ट रखो सबसे ज़्यादा। तो गज़ल में ले रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं इसको रीड करता हूँ क्या लिखा है। फॉरगेट मी नॉट द सोरोफुल, टॉक टू मी विद योर आइज, डियर हार्ट, आई कैन नॉट बियर द सोरो ऑफ पार्टिंग, कीप मी वेल विद इन योर हार्ट, लॉन्ग एज ट्रेसेस द नाइट ऑफ पार्टिंग, द डे ऑफ लव इज शॉर्ट एज लाइफ, इफ़ आई सी नोट माई लव ऑफ फ्रेंड, हाउ कैन आई स्पेंड डार्क नाइट्स ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ माने दुख, टू मैजिक आइज विद 100 चार्म्स हैव पुट माई सैड हार्ट्स रेस्ट टू फ्लाइट, नाउ हु वुड केयर टू गो एंड टेल, डियर लव माई सैड एंड लोनली प्लाइट। प्लाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ही दयनीय स्थिति, दुखद अवस्था, है ना, कि एक इंसान काफ़ी ज़्यादा सैडनेस के अंदर, उसे कहते हैं प्लाइट, उस अवस्था को। एज ए कैंडल लिट एज एन एटम स्ट्रक, नो स्लीप इन माई आइज, नो रेस्ट इन माई हार्ट, बैनिस्ड, बैनिस्ड क्या होता है, दूर किया हुआ, दूर किया हुआ, एलास फ्रॉम दैट मून्स ग्रेस ही सेंड्स, नो न्यूज़ नो शोज हिज फेस, ऑन द डे ऑफ लव फॉर ट्रूथ खुसरो। यहाँ पे अमीर खुसरो एक कीवर्ड आ गया। तो मैं इतना तो जान जाऊँगा कि ये जो गज़ल है ना, ये जो वर्क है वो किसने लिखा है, ये अमीर खुसरो ने लिखा है, इतना तो समझ जाऊँगा कम से कम। और मैं थीम समझा दूंगा कि ताकि कोई भी लाइन है तो आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सब लिख दोगे जो भी आपसे पूछा है। द लव्ड वन ट्रिक्ड मी एंड वेंट अवे, इफ़ आई कुड फाइंड हिम आई विल कीप हिम इन माई हार्ट विद लव ऑलवेज। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश, सबसे पहले तो वोकेब समझ लो थोड़ा, है ना, स्पेलिंग देख लो। सोरोफुल का मतलब होता है बहुत ही दुखी, बहुत ही ज़्यादा दुखी, सोरोफुल। पार्टिंग का मतलब बिछड़ना, जैसे कि एक लवर दूसरे अपने लवर से बिछड़ जाता, सेपरेट हो जाता है, उसको कहते हैं पार्टिंग, बिछड़ना। हिंदी में इसको वियोग भी कहते हैं, वियोग। डियर हार्ट का मतलब प्रियतम, मेरा सबसे फेवरेट इंसान, डियर हार्ट। ट्रेसेस का मतलब बालों की लटें, बालों की लटें। ग्रीफ का मतलब शोक या दुख। चार्म्स का मतलब होता अट्रैक्शन, मोहकता, जब हम किसी इंसान के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं, आसक्ति हो जाती है उसके प्रति, उसे कहते हैं चार्म्स। फ्लाइट का मतलब दूर हो जाना या उड़ जाना। प्लाइट का मतलब मैंने बताया था दोस्तों, प्लाइट का मतलब दयनीय स्थिति, है ना। कैंडल का मतलब यहाँ पे जानते हैं ये मोमबत्ती। और बेनिस्ड एक वर्ड आया था, बेनिस्ड, देखो कहाँ पे आया है, ये आया बीच बीच में, देखो आप, बेनिस्ड अलास फ्रॉम द मून्स ग्रेस। बेनिस्ड का मतलब होता है दूर किया हुआ, ग्रेस का मतलब कृपा या सौंदर्य बोल सकते हो आप, एस्थेटिक। ग्रेस कि भगवान की कृपा है ना, उसको कहते हैं ग्रेस। ट्रूथ का मतलब सत्य या सच। ट्रिक्ड का मतलब धोखा देना, धोखा दिया हुआ, धोखा देना। लव ऑलवेज का मतलब हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, लव ऑलवेज का मतलब होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अमीर खुसरो की एक गज़ल है दोस्तों। तो आगे चलते हैं रेफरेंस में। अब आपको क्या लिखना होता है कि ये जो लाइनें हैं वो किसने लिखी हैं। तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम गज़ल एट्रीब्यूटेड टू अमीर खुसरो। तो ये अमीर खुसरो की एक गज़ल है, इतना लिख देना है रेफरेंस के अंदर। कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या लिखना होता है, ये जो लाइनें इस गज़ल में आई हैं किस परिस्थिति, किस सिचुएशंस में आई हैं, उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। हिंदी में कहते हैं इसको प्रसंग। जैसे कि आप 10th 12th में आपके पास में हिंदी रही होगी, तो वहाँ पर भी दोस्तों आप महादेवी वर्मा, है ना, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत, इनकी कविताओं की भी तो अपन व्याख्या करते थे, तो उसमें भी संदर्भ लिखते थे, रेफरेंस, फिर प्रसंग लिखते थे, कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में आप लिखो, इन दिस गज़ल द स्पीकर इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बिलव्ड एंड एक्सप्रेसेस इंटेंस पेन, लोनलीनेस एंड लॉन्जिंग। दोस्तों इस गज़ल में है ना, जो यहाँ पे बातें कर रहा है वो अपने बिलव्ड से, यानी कि अपने प्रेमी से अलग हो गया है, बिछड़ गया है और बहुत ही ज़्यादा गहरे दुख में है। इंटेंस का मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरे दुख में, एक्सप्रेस का मतलब बता रहा है, लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन में जी रहा है, और लॉन्जिंग का मतलब होता है मिलने की इच्छा, वो व्यक्त कर रहा है। द beloved may be understood as a human lover, but in Sufi tradition the beloved can also symbolize God। दोस्तों सूफी एक ट्रेडिशन होता है, सूफ़ी क्या होता है, एक ट्रेडिशन होता है, परंपरा होती है। अब जैसे कि मीराबाई भगवान कृष्णा से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, राइट, ऐसे ही दोस्तों सूफ़ी पोइट थे ना, वो अपने खुदा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो यहाँ पर दोस्तों इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, मतलब जो अर्थली जो लव रहता है
है ना, उसके जरिए दोस्तों खुदा से प्रेम बताया गया है। द बिलव्ड यानी कि जो अमीर खुसरो हैं दोस्तों, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो प्रेम है ये इंसानों का प्रेम आपको दिख सकता है, लेकिन सूफी ट्रेडिशन में यहाँ पर हम इस प्रेम को एक प्रतीकात्मक रूप में लेते हैं, प्रतीक के रूप में, कि हम खुदा को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। सिम्बलाइज का मतलब होता है गॉड, सिम्बलाइज का मतलब प्रतीक। द पोइट रिक्वेस्ट द बिलव्ड नॉट टू फॉरगेट हिम एंड टू कीप हिम क्लोज टू द हार्ट। तो यहाँ पर कवि कहना रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिलव्ड से, अपने प्रेमी से, कि वो उसे ना भूले और अपने हमेशा दिल के पास में रखे। एक्सप्लेनेशन देखो आप फटाफट से देख लेते हैं। This ghazal by Amir Khusro expresses the pain of separation from the beloved. The speaker is deeply in love and feels lonely because the beloved is far away. In the opening lines, the poet requests the beloved not to forget him. He says that he is full of sorrow. बहुत गहरा दुख, बहुत गहरी उदासी उसके दिल में भरी हुई है। एंड आस्क द बिलव्ड टू कम्युनिकेट थ्रू लविंग आइज रेदर देन वर्ड्स। ही कैनॉट बियर द पेन ऑफ सेपरेशन एंड विशेस टू रिमेन फॉर एवर इन द बिलव्ड्स हार्ट। तो दोस्तों ईयरफोन लगा के रखना आप, है ना, और इस वीडियो का स्पीड डेढ़ ही रहना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो गज़ल है अमीर खुसरो ने लिखा है, जिसमें वो अपने प्रिय से, अपने बिलव्ड से बिछड़ने की जो पीड़ा है, दुख है, उसका बहुत ही मार्मिक ढंग से, यानी कि दिल को छूने वाले तरीके से वो पेश कर रहे हैं बातें। कवि अपने जो यहाँ पे पोइट हैं अमीर खुसरो, वो अपने प्रिय के प्रेम में बहुत पूरी तरह से डूबे हुए हैं और उनके दूर होने के कारण बहुत गहरा अकेलापन और दुख अनुभव करते हैं। शुरुआत की जो लाइनें हैं दोस्तों, शुरुआत की जो लाइनें हैं वहाँ पर पोइट अपने बिलव्ड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको कभी ना भूले। वो कहता है कि उसका जो दिल है दुख से भरा हुआ है और वो चाहता है कि जो मेरा बिलव्ड है ना, मेरा जो बिलव्ड है उससे जब चाहे बातें ना करें, लेकिन प्रेम पूर्ण आँखों से तो बातें कर सकता है। और वो इस सेपरेशन के दुख को, यानी कि जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इस दुख को सहन नहीं कर सकता और वो चाहता है कि मेरा जो बिलव्ड है, यानी कि मेरा जो फेवरेट इंसान है, वो हमेशा मेरे हृदय में रहे। यहाँ पे फेवरेट इंसान का मतलब भगवान से है, खुदा से है। आगे देखिए, नेक्स्ट खुसरोज कंपेयर द नाइट ऑफ सेपरेशन टू लॉन्ग ट्रेसेस suggesting that it feels endless. In contrast, the moment of love passes very quickly. He wonders how he can survive the dark and painful nights. If he cannot see his beloved, the poet then praises यानी कि प्रशंसा करना या फिर स्तुति करना, प्रार्थना करना। द बिलव्ड्स ब्यूटीफुल आइज, दीज आइज आर सो चार्मिंग दैट दे हैव स्टोलन ऑल द हिज पीस एंड हैप्पीनेस। हिज हार्ट इज रेस्टलेस एंड ही फील्स कम्प्लीटली हेल्पलेस। ही विशेज दैट समवन वुड कैरी हिज मैसेज टू द बिलव्ड एंड टेल देम अबाउट हिज सफरिंग। तो यहाँ पर दोस्तों खुसरो जो है, अमीर खुसरो, मतलब जब ऐसी नाइट आती है कि वो अपने प्रेमी से, बिलव्ड से दूर हो जाता है, तो उस जुदाई की जो रात है उसका कंपैरिजन लंबे बालों की लटों से करते हैं। मतलब कहना यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि जो सेपरेशन की जो नाइट होती है बहुत लंबी प्रतीत होती है और अंतहीन ऐसी नाइट जो कि मतलब लगता है कि ये कभी बीतेगी नहीं, जिस नाइट में सेपरेट हो जाते हैं प्रेमी और प्रेमिका। तो इसके विपरीत अगर कॉन्ट्रास्ट में देखें तो दोस्तों जो प्रेम के सुखद क्षण होते हैं जीवन की तरह बहुत जल्दी बीत जाते हैं, यानी कि जो मोमेंट होते हैं लव में वो बहुत जल्दी बीत जाते हैं। और यहाँ पे अमीर खुसरो सोचते हैं कि यदि उसे अपने प्रिय का दर्शन ना हो, यानी कि अपने बिलव्ड को जब तक वो ना देखे, तो वह इन अंधेरी और दुख भरी रातों को कैसे बिताएगा। आगे देखिए, इन द फॉलोइंग लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स, मतलब इन लाइनों के माध्यम से पोइट वर्णन करता है हिज कंडीशंस, उसकी स्थिति, लाइक ए बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती की तरह, दैट स्लोली मेल्ट्स अवे, जो कि धीरे धीरे पिघल रही है। ही इज़ कंज्यूम्ड बाय लव एंड लॉन्जिंग, ही कैनॉट स्लीप एंड हिज हार्ट फाइंड no rest. The beloved compared to a beautiful moon is absent and sends no message. This increases the poet's sadness. In the final lines, Khusro says that the beloved left him suddenly, leaving him heartbroken. Yet his love remains pure and faithful. He declares that if he ever finds the beloved again, he will keep the beloved in his heart forever. तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अमीर खुसरो कहते हैं कि मेरा जो बिलव्ड है ना, मेरा फेवरेट जो है, उसकी आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल हैं
बहुत ही ब्यूटीफुल है और उन आँखों का जो अट्रैक्शन है इतना ज़्यादा है कि उन्होंने उनका सारा चैन और सुख छीन लिया है। उसका जो दिल है कवि का, पोइट का, वो बेचैन हो गया है और ख़ुद को वो मतलब हेल्पलेसलेस या फिर असहाय महसूस करता है। वह चाहता है कि कोई उसकी बी लव्ड तक उसका मैसेज पहुंचाए कि वो कितना दुख में है जो कि आपसे बिछड़ गए हैं, और उसकी विरह की कहानी सुनाए, यानी कि सेपरेशन की जो कहानी होती है कि जब एक लवर बहुत दुखी हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो कोई उसके मैसेज को अपने बीलर तक पहुंचा दे कि वो बहुत परेशान है, एक बार आप मिल लीजिए। तो आगे की जो लाइन है, कवि अपनी स्थिति का वर्णन करता है और वो कहता है कि वह जलती हुई मोमबत्ती की तरह प्रेम और विरह, विरह यानी कि सेपरेशन की तरह धीरे धीरे पिघल रहा है उसका जीवन भी। उसकी आंखें नींद में नहीं हैं और उसका जो हार्ट है उसको भी शांति नहीं मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों बीलव्ड का जो कंपैरिजन है कवि ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मून से किया है जो उनसे दूर है, और ना कोई मैसेज भेजता है मून, ना ही अपना दर्शन देता है कभी। इससे कवि अमीर खुसरो का जो दुख है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अंतिम लाइन में दोस्तों खुसरो कहते हैं कि मेरा बीलव्ड छोड़ के चला गया और मेरा हृदय भी टूट गया, दिल मेरा टूट गया, फिर भी उसका जो प्रेम है, उसका जो लव है, बिल्कुल ट्रू लव है। और वह कहता है कि अगर मुझे कभी भी मेरा बीलव्ड एक बार भी मिल जाएगा ना, तो मैं हमेशा उसको अपने दिल में बसा के रखूँगा। तो मैसेज भी लिख सकते हैं अगर आपको क्रिएटिविटी का शौक है, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। ट्रू लव रिमेन्स स्ट्रॉन्ग इवन ड्यूरिंग सेपरेशंस, यानी कि जो ट्रू लवर की डेफिनेशन होती है ना, क्या होता है ट्रू लवर? ट्रू लव का मतलब होता है जब सेपरेशन होता भी है, जब बीलव्ड दूर होता भी है, तब भी लव बना रहना चाहिए। लॉन्जिंग का मतलब होता है मिलने की बहुत ही तीव्र इच्छाएं। लॉन्जिंग एंड वेटिंग आर नेचुरल पार्ट्स ऑफ डीप लव। तो डीप लव का डेफिनेशन है कि लॉन्जिंग होता है, उसमें वेटिंग होता है। इन इंटरप्रिटेशन यानी कि सूफी परंपराओं की व्याख्या के अनुसार द बी लव्ड में सिम्बलाइज गॉड। यहाँ पे बी लव्ड का मतलब क्या है? भगवान या खुदा है। एंड द पोएम एक्सप्रेसेस द सोल्स डिज़ायर टू यूनाइट विद द डिवाइन। तो हमारी जो आत्मा रहती है ना, हमारी जो सोल रहती है, वो भगवान से अलग हो गई है, खुदा से अलग हो गई है, अब वो भगवान से वापस से मिलना चाहती है। तो यहाँ पर इस तरह से बिछड़ जाती है भगवान से आत्मा, और वो आत्मा वापस से मिलना चाहती है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी से रिलेटेड यहाँ पे बातें लिखी गई हैं। मुझे 17 मिनट लग गए सब समझाते, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कठिन है ये वाली पोएम। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। दोस्तों मुझे बताना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पैसेंस रखो, बार बार चीज़ों को देखो, और ये आप विजुलाइज़ करो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, ये विजुलाइजेशन लेके आओ आप। वी वर फाइटिंग ए लैंग्वेज, दूसरा पोएम देखते हैं दोस्तों। वी वर फाइटिंग ए लैंग्वेज बैटल टू चेंज सोसाइटी, बट द क्वेश्चन ऑफ हिंदी इज़ नो लॉन्गर सिंपली ए क्वेश्चन ऑफ हिंदी। वी हैव लॉस्ट आउट ओ गुड सोल्जर, नो व्हेन यू आर बीटन। And now that question which we just referred to in connections with the so-called language battle, let's put it this way: were we and those on behalf of whom we fought the same folk? अब दोस्तों आप समझ रहे हैं कि मैं 3-4 लाइनें मैंने क्यों नहीं ली है, ये लंबी लंबी पोएम क्यों ले ली है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके पेपर में क्या पूछा जाएगा, कुछ भी रैंडम आ सकता है। मैं नहीं चाहता कि नंबर कटें, हमें समझ में नहीं आए कि लाइन कहाँ से ले गई, इसलिए मैंने पूरी ही पोएम आपको करवा दी है ताकि कोई दिक्कत ना हो। और वर वी इनफैक्ट द एजेंट्स ऑफ आवर ऑपरेसर्स, ऑपरेसर्स का मतलब होता है जो हमें दबाने की कोशिश करता है, ठीक है। सिंपैथेटिक वेल मीनिंग वेल स्कूल्ड एजेंट्स दोज द मास्टर्स आर स्लेव, स्लेव का मतलब गुलाम होता है और मास्टर का मतलब मालिक होता है। डियर स्लेव्स आर दोज हु आर नॉट मास्टर्स। If Hindi belongs to master, then in what language shall we fight for the freedom? The demand for Hindi is now a demand for better treatment, not rights put by agents to their slave masters. They use Hindi in place of English, while the fact is that their master use English in place of Hindi. The two of them have struck a deal. He who exposes this hypocrisy, hypocrisy क्या होता है? एक प्रकार का दोगलापन होता है। विल डिस्पोज ऑफ हिंदी स्लेवरी, दिस विल बी वन हूम व्हेन ही स्पीक्स हिंदी विल शो अस व्हाट सिंपल फोक रियली फील। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी मैंने पोएम ले ली है और मैं एक एक करके आपको बताता चला जाता हूँ। कुछ
स्पेलिंग वगैरह, वोकेब वगैरह, ठीक है, वोकेबलरी। ओप्रेसर का मतलब होता जो कि हमारा शोषण करता है, हमें दबाने की कोशिश करता है। सिंपैथेटिक का मतलब सहानुभूतिपूर्ण। जब मतलब हम किसी के दुख को समझते हैं ना, उसको कहते हैं सिंपैथी। वेल मीनिंग का मतलब, सद्भावनापूर्ण। एजेंट का मतलब, एजेंट आप जानते हैं, है ना, एजेंट का मतलब एजेंट या प्रतिनिधि। मास्टर का मतलब होता मालिक या राजा। स्लेव का मतलब दास या गुलाम। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता। डिमांड का मतलब मांग। राइट्स का मतलब अधिकार। बेटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है दोस्त, बेहतर व्यवहार। हिपोक्रेसी का मतलब पाखंड, दोहरापन या दोगलापन। एक्सपोजिस का मतलब उजागर करता है। और डिस्पोज ऑफ का मतलब समाप्त करना। सिंपल फोक का मतलब सामान्य लोग या आम जनता। सिंपल फोक का मतलब, ये देखो लास्ट में आया ना, विल शो अस व्हाट सिंपल फोक रियली फील। सिंपल फोक का मतलब होता है सामान्य लोग या आम जनता। तो दोस्तों ये लाइनें आप याद रखना, कैसे भी करके दोस्तों याद रखना। अगर एजेंट कीवर्ड बता देता हूँ, अगर आपको एजेंट कीवर्ड मिल जाए, स्लेव मिल जाए, है ना, कहीं पे डिमांड वर्ड बार बार आ रहा हो, वेल स्कूल्ड, वेल मीनिंग, तो समझ जाना दोस्तों ये जो लाइनें हैं रघुवीर सहाय, ये पोइट हैं रघुवीर सहाय, इन लाइनों के मतलब ये लाइनें रघुवीर सहाय के द्वारा लिखी गई हैं। और इस पोयम का नाम क्या है, हिंदी। हिंदी इस पोयम का ही नाम है, रघुवीर सहाय ने लिखी है हिंदी पोयम। तो दोस्तों अब मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ रेफरेंस। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम हिंदी रिटन बाय रघुवीर साई, ए प्रोमिनेंट मॉडर्न, बहुत ही प्रसिद्ध आधुनिक हिंदी पोइट नोन फॉर हिज क्रिटिकल व्यू ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड पावर स्ट्रक्चर। कि मतलब वो आलोचना करते, बहुत ही गंभीरतापूर्वक समाज को देखते हैं, राजनीति को देखते हैं, और इस समाज के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोगों के पास में दाल रोटी तक खाने के लिए नहीं है, क्योंकि कई लोगों के पास में ज़मीनें ज़्यादा हैं, पावर ज़्यादा है। तो इन बातों को बहुत अच्छे से बताते हैं वो इसी अपने पोयम के अंदर। तो ये जो लाइनें रघुवीर साई के द्वारा, एक कविता है हिंदी पोयम, हिंदी से ली गई है। रघुवीर साई दोस्तों आधुनिक हिंदी कविता के, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ए प्रोमिनेंट मॉडर्न हिंदी पोइट, तो आधुनिक हिंदी कविता के हैं पोइट, जो समाज, राजनीति और जो पावर स्ट्रक्चर, सत्ता की संरचनाएं हैं, उन पर अपनी आलोचनात्मक दृष्टि के लिए फेमस है, क्रिटिकल व्यू के लिए फेमस है। ठीक है, आगे देखो, कॉन्टेक्स्ट देख लो फटाफट से। इन दिस लाइन्स द पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सो कॉल्ड लैंग्वेज बैटल फोर्ट इन द नेम ऑफ हिंदी। ही आर्ग्यूज, वो तर्क वितर्क करते हैं, दैट द इशू इज़ नो लॉन्गर सिंपली अबाउट प्रमोटिंग हिंदी, इंस्टेड इसके बजाय इट हैज़ बिकम कनेक्टेड विद पावर, प्रिविलेज एंड सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानताएं। द पोइट आस्क्स वेदर दोज हु क्लेम टू फाइट फॉर द पीपल वर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग देम और मियरली एक्टिंग एज एजेंट्स ऑफ द रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास का मतलब जो हमारे ऊपर शासन करता है। तो दोस्तों इन लाइनों के अंदर जो रघुवीर सहाय हैं वो हिंदी के नाम पर लड़े गए तथाकथित या सो कॉल्ड जो लैंग्वेज बैटल होती है, भाषा के संघर्ष होते हैं, उन पे विचार करते हैं। उनका मानना है कि हिंदी का जो क्वेश्चन है अब केवल हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का क्वेश्चन नहीं रह गया है, ये तो पावर स्ट्रक्चर का, ये तो स्पेशल राइट का, ये तो सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वलिटी से जुड़ गया है। कभी यहाँ पर ये सवाल उठाता है कि जो लोग जनता की ओर संघर्ष करने का दावा कर रहे थे कि हम जनता की भलाई करेंगे, राइट, हमें अपना लीडर मानिए, क्या वास्तव में वे भी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्या वो भी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, या फिर वे भी अनजाने में जो रूलिंग क्लास है, जो राजा है या जो डोमिनेंट एलाइट क्लास के लोग हैं, प्रभुत्वशाली वर्ग के जो प्रतिनिधि हैं, उनके एजेंट बन गए हैं? मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बताते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम हमें वोट दे दो सिर्फ। लेकिन दोस्तों वही लोग हैं ना बिजनेसमैन के साथ में मिल जाते हैं और जनता का फ़ायदा उठाते हैं, जनता का शोषण करते हैं। तो यहाँ पर भाषा के आधार पर जो लड़े गए जो मतलब डिबेट हैं उन पे विचार करता है कवि। और दोस्तों जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। देखो एक्सप्लेनेशन देख लो और ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। Raghuveer Sai begins by saying that people once believed that promoting Hindi would help transform society and bring freedom to the common masses। तो रघुवीर साई अपनी पोयम हिंदी में कहते हैं कि एक समय लोगों को विश्वास था कि हिंदी लैंग्वेज का जो प्रचार प्रसार हम सोसाइटी में करेंगे तो इससे समाज बदलेगा और आम जनता को वास्तविक स्वतंत्रता, रियल फ्रीडम दिलाने में सहायता करेगा। लेकिन कवि को ऐसा लगता है, पोइट को ऐसा लगता है कि यह संघर्ष अपने पर्पज़ में सफल हो ही नहीं पाया, क्योंकि भाषा का जो प्रश्न है, लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है, वो सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय और समानता जैसे वास्तविक मुद्दों से अलग हो गया है।
अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं, बहुत ही देसी भाषा के अंदर बताऊं, आपको मज़ा आ जाएगा सुन करके। देखो ईयरफोन लगाए रखना बस आप। देखो रघुवीर साहब बताते हैं कि ऐसे लोग होते हैं ना जो कि कहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना, हिंदी को राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देना चाहिए। इस भारत की भाषा कैसी होनी चाहिए, हिंदी हो, सब हिंदी बोलें। लेकिन दोस्तों अपने बच्चे को वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, है ना, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जा रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं 2-3 लाख रुपए का, इंग्लिश में ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और कहने को वो लोग क्या हैं, हम लोग उनको लीडर समझते हैं कि ये तो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे। ऐसे नेता होते हैं ना जो कि कहते हैं भाई तुम हमें वोट दे दो, हम तुम्हारी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उनके बच्चे तो इंग्लैंड पढ़ रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है, अमेरिका पढ़ रहे हैं, ठीक है, सरकारी स्कूलों में थोड़ी पढ़ते हैं। और वो खुद है ना दोस्तों सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं, वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं सुविधाओं का। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिन पर हमने ट्रस्ट किया था कि ये हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, हिंदी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो तो इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, दूसरी भाषाओं की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर सहूलियत लगता है। उनको लगता है कि हिंदी हमें बहुत आगे नहीं ले जा पाएगी, बस ये तो इस पॉलिटिक्स में बने रहने का एक साधन मात्र है कि लोगों से बोलते जाओ कि हिंदी के नाम पे हमें वोट दे दो और हम तुम्हारे लीडर हैं, हिंदी को प्रमोट करेंगे, हिंदी को ये स्थान दिला देंगे। लेकिन हिंदी को कभी वो वास्तविक स्थान दिला ही नहीं पाए वो लोग, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज से अटैचमेंट उनका रहता है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। अब आपको समझ में आएगा मेरे ख्याल से। द पोइट देन क्वेश्चंस द रोल ऑफ दोज हु लीड द लैंग्वेज मूवमेंट, ही वंडर्स वेदर दे वर genuinely working for ordinary people or whether they unknowingly served the interest of powerful groups। यहाँ पे दोस्तों जो रघुवीर सहाय पोइट हैं वो उन लोगों की भूमिका पर सवाल उठाते हैं जिन्होंने कहा था हिंदी आंदोलन का लीड हम करेंगे, तुम हमारे ऊपर भरोसा रखो। हिंदी आंदोलन को जिसने लीड किया, हिंदी मूवमेंट को, वे सोचते हैं कि क्या ये लोग वास्तव में आम जनता के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, या फिर अनजाने में ही बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डोमिनेंट जो रूलिंग क्लास के लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनके इंटरेस्ट के लिए सेवा कर रहे थे। कवि के अनुसार, मतलब रघुवीर साय के अकॉर्डिंग, बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड लोग हिंदी के प्रयोग की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके जो आका बैठे रहते हैं, उनके जो ऊपर राजा वगैरह रहते हैं, ठीक है, वो सब दोस्तों अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने रेपुटेशन के लिए और अपनी लाइफ स्टाइल में वो इंग्लिश का उपयोग करते रहे हैं। समझ में आ गया? तो मतलब जिन लोगों पे हमने भरोसा दिखाया कि हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, तुम हिंदी आंदोलन को लीड कर सकते हो, तुम हिंदी मूवमेंट चलाओ, लेकिन वो लोग तो क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों के गुलाम हैं खुद, जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, इंग्लिश के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं अब। अकॉर्डिंग टू हिम मैनी एजुकेटेड पीपल डिमांडेड द यूज़ ऑफ हिंदी बट दियर मास्टर्स एंड इलाइट्स का मतलब होता है बहुत ही बिजनेसमैन क्लास के लोग, ठीक है, जिनकी सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होती है, कंटिन्यू टू यूज़ इंग्लिश फॉर पावर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रेस्टाइज। प्रेस्टाइज का मतलब बोलो, प्रेस्टाइज का मतलब प्रतिष्ठा। तो जो लोग ये वादे कर रहे थे हमसे कि आप हमें वोट दे दो, तो उनके जो आका हैं, उनके जो ऊपर बैठे हुए राजा वगैरह, वो खुद इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम के लिए। कुछ लोग नहीं होते, इंग्लिश बोलने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग क्या दोस्तों, मैंने जितनी भी ज़िंदगी जी है, लैंग्वेज है ना अपने विचारों का एक मतलब पेश करने का तरीका है। आप अपनी बातें, अपने ओपिनियंस, थॉट्स वो रख सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे ये नहीं कि इंग्लिश बोलने वाला बहुत ही ज्ञानी इंटेलेक्चुअल पर्सन होगा। मेरे हिसाब से, आपकी सोच अलग हो सकती है मेरे ख्याल से। दिस क्रिएटेड ए कॉन्ट्राडिक्शंस। हिंदी बिकम ए डिमांड फॉर बेटर स्टेटस एंड रिकॉग्निशन रेदर देन ए डिमांड फॉर इक्वल राइट्स। द पोइट क्रिटिसाइजेज दिस हिपोक्रेसी वेयर वन ग्रुप पब्लिकली सपोर्ट्स हिंदी वाइल अनदर कंटिन्यूज टू एंजॉय द प्रिविलेजेस एसोसिएटेड विद इंग्लिश। तो इस स्थिति ने एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर दिया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, आप कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ये विरोधाभास पैदा कर दिया है। हिंदी की मांग अब समान अधिकारों की मांग न रहकर केवल बेहतर दर्जे से, आई एम सॉरी ये बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, एक सेकेंड। हाँ तो अब चलो, अब नहीं होगा डिस्टर्बेंस क्रिएट।
तो इस स्थिति ने एक कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास पैदा कर दिया है। हिंदी की मांग अब समान अधिकारों की मांग न रहकर केवल बेहतर दर्जे और मान्यता प्राप्त करने की मांग बन गई है। यानी कि हिंदी को तो सिर्फ आप एक बढ़िया स्टेटस देखो, बाकी जो रूलिंग क्लास के लोग हैं, जो बिजनेसमैन क्लास के लोग हैं, वो तो इंग्लिश को ही अच्छा मान रहे हैं। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में इंग्लिश यूज़ हो रही, हिंदी को तो बस दर्जा दे दिया है लोगों ने कि भाई हिंदी है, अब हम यूज़ करेंगे, हिंदी अब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन असली ज़िंदगी में क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कुछ लोग। कवि इस पाखंड की आलोचना करते हैं, इस हिपोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, जहाँ पर एक जो क्लास है, एक क्लास के लोग, एक वर्ग के लोग पब्लिकली सार्वजनिक रूप से हिंदी का समर्थन करता है, जबकि दूसरा वर्ग अंग्रेजी से जुड़े विशेषाधिकारों का, स्पेशल राइट्स का लाभ उठाता रहता है। In the final lines, Sahai says that true freedoms for Hindi will come only when someone exposes this hypocrisy and uses Hindi to express the genuine feelings and concerns का मतलब चिंताएं of common people. Language should be a tool of empowerment, not merely a symbol of power. तो लास्ट लाइनों में रघुवीर साय कहते हैं कि हिंदी की जो वास्तविक मुक्ति तभी संभव होगी जब कोई व्यक्ति इस पाखंड को उजागर करेगा और हिंदी का उपयोग आम जनता की सच्ची भावनाओं, समस्याओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए करेगा। रघुवीर साय के अकॉर्डिंग दोस्तों, लैंग्वेज केवल पावर का सिंबल नहीं होना चाहिए, सत्ता का प्रतीक नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को सशक्त, मजबूत, एम्पावर बनाने और उनकी आवाज़ को सामने लाने का एक जरिया होना चाहिए लैंग्वेज। आया समझ में? सेंट्रल मैसेज क्या है? रघुवीर साय मैसेज इज़ दैट लैंग्वेज अलोन कैन नॉट ब्रिंग सोशल चेंज। मतलब सिर्फ भाषा ही है ना, समाज में परिवर्तन नहीं ला सकती बहुत बड़ा। ट्रू फ्रीडम मतलब असली जो स्वतंत्रता कब आएगी? व्हेन लैंग्वेज रिप्रेजेंट्स द वॉइस, राइट्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। समाज में जितने भी दबे कुचले लोग हैं, दलित लोग हैं, महिलाएँ हैं, तो इनकी आवाज़ जब कोई लैंग्वेज सामने लेके आएगी तो दोस्तों असली परिवर्तन तो तभी आएगा समाज के अंदर, है ना, रेदर देन सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल एलाइट्स। तो दोस्तों कभी भी समाज में परिवर्तन वैसे नहीं आएगा कि एक लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ जो राजा वर्ग के लोग हैं उनका बस भलाव करती रहे। लैंग्वेज दोस्तों कब समाज में परिवर्तन ला सकती है? जब वो लैंग्वेज गरीब, दबे कुचले, जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनकी आवाज़, उनकी समस्याएं हैं, वो जनता के सामने रखे। ऐसी भाषा का हम इस्तेमाल करें और ऐसी भाषा समाज में परिवर्तन, चेंज ला सकती है। मेरे ख्याल से मैंने समझाया आपको, ठीक है? और समझ लेना यार, और देख लेना वीडियो। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, 2 की स्पीड अब कर लो, क्योंकि ये 30 मिनट में मैंने सिर्फ 2 ही पोएम समझाए, ऐसे कैसे काम चलेगा। इट्स एज इफ़ आई सडनली मीट यू ऑन द वे व्हेन आई गो फॉर माई यूजुअल वॉक इन द इवनिंग। द अर्थ दैट बिगन्स एट योर फीट सीम्स टू द एंड at mine. The air you breathe out enters into my lungs, and the light that escapes from your eyes focuses on mine. अमेरिका, देखो कीवर्ड क्या है, अमेरिका आ गया है यहाँ पर, तो मैं बता दूंगा यार, इसका रेफरेंस ही देख लो। सबसे पहले तो ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? ये लाइन पैसेज टू अमेरिका यहाँ से ली गई है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? के अयप्पा पनीकर, ये पोयम है पैसेज टू अमेरिका के अयप्पा पनीकर जी की। तो अमेरिका कीवर्ड है यहाँ पे, है ना, फटाफट से रीड कर दे तो फिर इसका हिंदी में बता दूंगा। आई सी योर मैप लाइक ए पाम ऑफ ए हैंड स्ट्रेच्ड आउट ऑन माई लेप। मिसिसिपी ट्रेसेस योर लाइफ टाइम टू द साउथ वाइल द ग्रेट लेक्स ड्रॉ सर्कल्स along the St. Lawrence headline, but where is your heartline? On the mount of Jupiter, New England cocks its eyes at Europe. Your venue is still in heat in the far south in Florida, and the mount of moon simmers on the California beach. But America, where has vanished your heartline, has some test explosion sucked it underground. I remember river Falgun that goes dry in summer, defying our prayers, where once the Buddha got enlightenment. Enlightenment का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति, ट्रू नॉलेज, जाग जाना, अवेकंड हो जाना, उसको कहते हैं एनलाइटमेंट। जैसे कि महात्मा बुद्ध हो गए थे अवेकंड। एंड लर्न टू टेक द अर्थ फॉर ए बेगिंग बाउल, बट हेयर द फिशन एंड फ्यूज़न। ये दोस्तों केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फ्यूज़न और फ्यूज़न। योर साइंटिस्ट इनविजन ऑफर योर पामिस्ट नथिंग बट कन्फ्यूजन, सेलिंग बैक फ्रॉम मैस्केलिन टू marijuana. Someone said there was never such a line in this ancient newborn land where we grow corn and PL 480 and make color TV sets in plenty till our chests are nearly empty. तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 की स्पीड में कर लेना, फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि मैं सिर्फ 3-4 लाइन समझाने नहीं आया हूँ, मैं ना किताब पढ़ाने आया हूँ आपको,
मैं तो सिर्फ आया हूँ दोस्तों कि अपने अच्छे नंबर आएँ कैसे भी करके, तो मैं यहाँ पे पूरी की पूरी पोएम आपके सामने उठा के रख दी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वोकेब देखो। यूजुअली वॉक का मतलब होता है रोज़ की सैर, रोज़ की सैर, राइट। यूजुअली वॉक मतलब रोज़ की सैर करना। पाम का मतलब हथेली है। लाइफ का मतलब होता है जीवन रेखा। हार्ट लाइन का मतलब संवेदना, इमोशंस या हृदय की रेखा। वेनिस्ड का मतलब गायब हो जाना। टेक्स्ट एक्सप्लोजन का मतलब परीक्षण विस्फोट। जब हम न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग करते हैं ना, उसको कहते हैं टेस्ट एक्सप्लोजन। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति। बेगिंग बोल का मतलब क्या था यहाँ पे? बेगिंग बोल भिक्षा का पात्र, भिक्षा का पात्र। फ्यूज़न का मतलब परमाणु विखंडन, और फ्यूज़न का मतलब परमाणु संलयन। तो ये केमिकल रिएक्शंस होता है, मतलब सूरज में है ना दोस्तों रेडिएशंस निकलते हैं ना, वहाँ पे होता है फ्यूज़न और फ्यूज़न। पामिस्ट का मतलब मतलब हाथ की रेखाओं को पढ़ने वाला, उसको पामिस्ट कहते हैं। कन्फ्यूज़न का मतलब भ्रम। और टीएनटी का मतलब क्या है यहाँ पे? टीएनटी कहाँ पे आया टीएनटी? टीएनटी आया था, बट अमेरिका डिपेंड बेगिंग बॉल, फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न, हाँ ये रहा। एंड ब्रेन्स स्प्राउट्स टन्स ऑफ टीएनटी। टीएनटी क्या होता है? एक बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है। कंज्यूमर कल्चर मतलब उपभोक्ता संस्कृति, जिसमें हम चीज़ों को कंज्यूम करने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब एक फेस वॉश लेने गए थे मार्केट में, लेके आ गए 10 चीज़ें, वो कहलाते कंज्यूमर कल्चर। कंपैशन का मतलब करुणा। एंड ब्रेन्स स्प्राउट टन्स ऑफ टीएनटी, इट्स क्रिसमस अगेन, द शेप ऑफ ए हार्ट neatly painted to a cross that stand on a hill we have set up with skills। तो दोस्तों ये मैंने बस रीड कर दिया है और कुछ वोकेब का मीनिंग आपको बता दिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसका रेफरेंस। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम पैसेज टू अमेरिका। रट लेना है इसको, रट ही लेना तो बेहतर होगा। पैसेज टू अमेरिका इस पोएम का नाम है, और कवि का नाम क्या है यहाँ पे? पोइट का नाम के अयप्पा पनीकर। तो ये जो पोएम है क्या बताती है? द पोएम प्रेजेंट्स, ये कविता बताती है अमेरिका एज ए मॉडर्न पावरफुल बट इमोशनली कन्फ्यूज सिविलाइजेशन। कि अमेरिका जो देश है ना, अमेरिका की जो सभ्यता है वो आधुनिक है, मॉडर्न है और पावरफुल, शक्तिशाली है, बट वहाँ के जो लोग हैं दोस्तों इमोशनली कन्फ्यूज्ड हैं, भावनात्मक रूप से भ्रमित हैं वहाँ के लोग। कॉन्टेक्स्ट देख लो अब। हियर द पोइट इमेजिन्स मीटिंग अमेरिका पर्सनली। ही लुक्स एट अमेरिकाज मैप लाइक ए palm and reads it lifeline, headline and heartline. Through this image, he questions whether America has lost its human sensitivity because of technology, nuclear test, consumerism and material progress. तो दोस्तों जो यहाँ पे कवि है के अयप्पा पनीकर, वो अमेरिका का मैप लेते हैं अपनी हथेलियों में और वो उसको रीड करते हैं। जैसे कि एक पामिस्ट रीड करता है ना हथेली को, वैसे ही उस मैप को रीड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माना अमेरिका बहुत पावरफुल बन गया, पैसे अमेरिका के पास में, टेक्नोलॉजी है। देखो फेसबुक इंस्टाग्राम किसका है? अमेरिका का, है ना। और दुनिया में सबसे नंबर 1 पे इकोनॉमी किसकी है? अमेरिका की। तो क्या मतलब अमेरिका ने विकास तो कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिए, कंज्यूमरिज्म कल्चर भी आ गया, मटेरियल प्रोग्रेस भी हो गई यहाँ पे। मतलब लोगों ने बड़े बड़े कोठी बंगले, बड़ी बड़ी सुपर बाइक है लोगों के पास में, है ना, अच्छे कपड़े हैं, लाइफ स्टाइल अच्छी है। तो क्या वो सेंसिटिव अब नहीं रह गए हैं? उनकी जो ह्यूमन सेंसिटिविटी क्या खो गई है? मतलब कोई इंसान दुखी है तो क्या वो आज उसके दुख को नहीं समझ पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास में काफ़ी पैसे आते हैं तो घमंड आ जाता है, हम दूसरे के इमोशंस को कदर ही नहीं करते। वैसे ही अमेरिका की सभ्यता की स्थिति हो रही है, वहाँ पर लोग एक दूसरे के इमोशंस की अब कदर नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देख लो अब। द पोइट बिगेन्स बाय सेइंग दैट मीनिंग अमेरिका फील्स लाइक मीटिंग ए पर्सन ऑन एन इवनिंग वॉक, द अर्थ, एयर एंड लाइट कनेक्ट बोथ ऑफ देम, शोइंग दैट ह्यूमन बींग्स शेयर वन वर्ल्ड। तो कवि जो है, कवि का नाम क्या है? रट लो, के अयप्पा पनीकर, के अयप्पा पनीकर। तो कवि कहता है शुरुआत में कि अमेरिका से मिलना मान मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी शाम की सैर के दौरान, मतलब हम इवनिंग वॉकिंग के दौरान जाते हैं, इवनिंग वॉक के दौरान, तो शाम की सैर के दौरान किसी व्यक्ति से अचानक मिल रहा है। धरती, वायु और जो लाइट यानी कि प्रकाश है, दोनों एक दूसरे से जोड़ते हैं, जिससे यह मतलब संकेत मिलता है कि समस्त जो इंसानों की प्रजाति है, जाति है, वो एक ही संसार का हिस्सा है। आगे देखो। देन ही लुक्स एट अमेरिकाज मैप लाइक ए पाम रीडर, द मिसिसिपी रिवर बिकम्स इट्स लाइफ लाइन। वहाँ पे एक मिसिसिपी नदी बहती है जो कि लाइफ लाइन है अमेरिका की। द ग्रेट लेक्स फ्रॉम फॉर्म सर्कल्स
and places like Florida and California become signs on the palm. But the poet cannot find America's heartline, meaning he cannot find compassion, peace and spiritual depth. तो दोस्तों इसके बाद में ना जो कवि है, पनीकर नाम है कवि का, के अयप्पा पनीकर, तो कवि अमेरिका के मैप को यानी कि मानचित्र को एक मतलब जो पामिस्ट होता ना, मतलब जो हमारी हाथ की रेखाएं, हाथ की लाइन पड़ता उसकी तरह देखता है अमेरिका के मैप को। मिसिसिपी नदी उसे अमेरिका की जीवन रेखा दिखाई देती है। ग्रेट लेक हथेली पे बने चिन्हों की तरह लग रही है, लेकिन फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया हथेली के अलग अलग भागों का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन कवि को अमेरिका की जो हार्ट लाइन है, हृदय की रेखा, वो तो मिलती ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसे वहाँ पर क्या नहीं मिलता, करुणा नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती और आध्यात्मिक गहराई नहीं मिलती। कवि को क्या नहीं मिलता, कंपैशन नहीं मिलता, पीस नहीं मिलती, स्पिरिचुअल डेप्थ नहीं मिलती, क्योंकि अमेरिका का मैप जब रीड करता है उसको हार्ट लाइन नहीं मिलती। द पोइट देन रिमेंबर्स द फाल्गुन रिवर नियर द प्लेस वेन वेयर बुद्धा रिसीव्ड इनलाइटमेंट। तो इसके बाद में कवि को फाल्गु नदी की याद आती है, जो उसी स्थान के पास बहती थी जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इनलाइटन हुए थे। This memory brings a contrast between Eastern spirituality and Western scientific power. America has fusion and scientific progress, but these create confusion rather than inner peace. तो कुल मिला के क्या है भाई, यहाँ पर जो कवि है वो याद कर रहा है, किसको याद कर रहा है कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ की जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि भारत जैसे देशों की जो आध्यात्मिकता है, और जो पश्चिम के देश हैं यानी कि वेस्टर्न कंट्री हैं, उनकी आध्यात्मिकताओं की तुलना कर रहा है कि पश्चिम के देशों ने डेवलपमेंट कर लिया, उन्होंने नाभिकीय बॉम्ब का न्यूक्लियर टेस्टिंग भी कर लिया, है ना, अच्छी सी रोड बना ली, सब कुछ है उनके पास में। लेकिन उनके पास में आज क्या नहीं है, उनके पास में पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले अमेरिका, इजराइल और ईरान उलझे हुए थे, ऐसा लग रहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, दुनिया ख़त्म ही हो जाएगी। तो दोस्तों अमेरिकन सिविलाइजेशन के पास में आज किसकी कमी हमें दिखाई दे रही, इमोशंस की, पीस की, स्पिरिचुअल डेप्थ की, यानी कि आध्यात्मिक गहराई की जो कमी है दिखाई दे रही है। इस तरह से मिला के लिख देना आप। तो आगे लिखो, द पोएम आल्सो क्रिटिसाइज ड्रग्स कंज्यूमर कल्चर। देखो अमेरिका में ड्रग्स वगैरह काफ़ी चलता है ना, मैक्सिको से सीधा सप्लाई होता है अमेरिका में। कंज्यूमर कल्चर है वहाँ पे, मतलब हर कोई चीज़ खरीदना ही चाहता है, एक चीज़ चाहिए 10 चीज़ खरीद लेते हैं। एम्प्टी मटेरियल प्रोस्पेरिटी, वहाँ पर हर व्यक्ति के पास में इतना गाड़ी, इतना बड़े बड़े घर है उनके पास में, सब कुछ है उनके पास में, मटेरियल प्रोस्पेरिटी है, भौतिक समृद्धि है उनके पास में। एंड न्यूक्लियर वायलेंस, तो उनके पास में नाभिकीय हथियार भी है जिसके माध्यम से वो डराते रहते दूसरे देशों को। ब्रेन्स स्प्राउट्स टन्स ऑफ TNT, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मनुष्य की जो बुद्धि है और ज्ञान का उपयोग क्रिएटिव कार्यों के बजाय विनाशकारी हथियार बनाने में किया जा रहा है। इंसान की जो मेमोरी है, विजडम है दोस्तों, उसका असली काम क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी, दूसरे इंसानों की भला करना, ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, है ना, और पूरी दुनिया डर के साए में जीती रहती है। आगे देखो क्या लिखा है, इन द एंड द हार्ट पेंटेड on a cross suggested that love, religion and humanity have become symbols, but real compassion is missing. तो अंत में एक क्रॉस है, क्रॉस का साइन होता है ना, क्रॉस का साइन, उस पर बने एक हार्ट का चित्र बना हुआ, उस पर हार्ट का चित्र बना हुआ, उसके माध्यम से जो के अय्यप्पन पनीकर, ये कवि का नाम है, पोइट का नाम है, वो हमें संकेत बताते हैं कि प्रेम, धैर्य और मानवता केवल प्रतीक बन के रह गए हैं आजकल। तो मतलब इनकी बातें, ट्रू लव क्या है, ट्रू रिलीजन क्या है, ह्यूमैनिटी किसे कहते हैं, ये किताबों के अंदर पढ़ते हैं अपन। मतलब असली में जो करुणा की बातें हैं, संवेदना की बातें और मानवीय मूल्यों का हमें आज अभाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि आजकल कोई किसी की फीलिंग्स, इमोशंस का कोई कदर करता ही नहीं है। दिखाते ज़रूर हैं लेकिन करता कोई नहीं है इनका कदर। इस प्रकार ये जो पोयम है दोस्तों, मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो मेटलिस्टिक अचीवमेंट है, यानी कि आधुनिक सभ्यताओं की भौतिक उपलब्धियों के पीछे छिपी मानवीय और आध्यात्मिक रिक्तता, यानी कि खालीपन को उजागर करती है कि इंसान डेवलप कर गया है, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन अंदर से वो खोखले हैं क्योंकि इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, दूसरों के हेल्प करना कोई नहीं चाहता, ह्यूमैनिटी है वो मर रही है। इस तरह से आप मिला के लिख देना, आपका सही होगा आंसर। देखो बड़े सवालों की तरफ आ जाते हैं फटाफट से, पौने घंटे से लगातार बोल रहा हूँ दोस्तों। अब अपन पानी पी लेते हैं यार, 2 मिनट फिर पढ़ेंगे। तो डियर माय फ्रेंड, अगर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, अभी भी नर्वसनेस हो रही है,
है ना, घबराहट हो रही कि यार क्या होगा पेपर के अंदर, कुछ समझ में ज़्यादा तो आ नहीं रहा है। तो दोस्तों अगर आपको 5%, 10%, 20% भी समझ में आ रहा है तो अपने आप को थैंक यू बोलो सबसे पहले तो, ठीक है। और आप इस वीडियो को 3-4 बार और देखो, लिख लिख के याद करने की कोशिश करो, जितना भी टूटा फूटा आप लिख सकते हो उतना लिखने की कोशिश करो, आप बेटर परफॉर्म करोगे कल डेफिनेटली दोस्तों, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। डू यू थिंक द लैंग्वेज इज कनेक्टेड टू पावर, गिव एग्जाम्पल्स टू सब्सटेंटिएट योर आंसर। क्या आप समझते हैं, क्या आप सोचते हैं कि जो भाषा होती है ना वो पावर से संबंधित होती है, कनेक्ट होती है? बिल्कुल होती है दोस्तों। कुछ उदाहरण की सहायता से आपको समझाना है अपना आंसर। तो आप क्या लिखेंगे? यस, लैंग्वेज इज़ डीपली कनेक्टेड टू पावर। पावर का मतलब यहाँ पे सत्ता है, ठीक है। जो लोग इलाइट क्लास के लोग हैं, यानी कि जो लोग बिजनेस या रूलिंग क्लास के लोग हैं, जो शासन करते हैं, तो वो बड़े बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या बड़ी सम्मानित या बहुत ही प्रतिष्ठित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हो गया ना, कनेक्टेड हो गए ना। पावर है, लैंग्वेज है दोस्तों, पावर से कनेक्टेड रहती है हमेशा। लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा है सिर्फ अपने विचारों का बताने का साधन नहीं है, बातचीत करने का साधन ही नहीं है। इट आल्सो डिसाइड्स हु गेट्स रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी, अथॉरिटी एंड सोशल इंपॉर्टेंस। लैंग्वेज ही डिसाइड कर देगी दोस्तों किसको समाज में इज्जत मिलेगी, किसको अधिक अवसर मिलेंगे, अथॉरिटी किसके पास होगी। अथॉरिटी का मतलब है समाज के, देश के कानून और नियम कौन बनाएगा, एंड सोशल इंपॉर्टेंस, समाज में किसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, ये एक भाषा डिसाइड कर देती है। एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे कि आप हिंदी बोलते हो, सपोज दैट हिंदी का भी बहुत अच्छा स्थान है। हिंदी अच्छे से बोलना सीख जाओ, लोग आपकी भी तारीफ़ करेंगे। जैसे कि मैं टूटी फूटी हिंदी बोल रहा हूँ और एक बंदा बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, अच्छे अच्छे वर्ड्स इंग्लिश में बोल रहा है, समाज किसको इज्जत देगा बताओ? इंग्लिश बोलने वाले को या मुझे? जाहिर सी बात है कि इंग्लिश बोलने वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, वही कानून बनाएगा। और दोस्तों आज हमारी कोर्ट में और अलग अलग जो बड़ी बड़ी नौकरियाँ होती हैं, और दोस्तों यहाँ तक बीटेक की कॉलेज में, और दोस्तों बड़े बड़े जो कोर्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज आज भी नहीं है, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, मराठी नहीं है, बंगाली नहीं है ना, कन्नड़ भाषा नहीं है, मलयालम में कोर्स अवेलेबल नहीं है, हिंदी भाषा में दोस्तों बहुत किताबें उपलब्ध नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि जो भाषा है वो सत्ता से संबंध रखती है, लैंग्वेज कनेक्ट करती है पावर से। इन कॉलोनियल इंडिया यानी कि उपनिवेशवाद के दौरान दोस्तों, जब अंग्रेजों का शासन भारत में था, उस टाइम की बातें चल रही हैं। इन कॉलोनियल इंडिया इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ पावर। जो अंग्रेजी भाषा है वो सत्ता का एक माध्यम बन गया था, बिकॉज द ब्रिटिश यूज्ड इट इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, लॉ कोर्ट्स एंड हायर एजुकेशन। क्योंकि अंग्रेजों ने इंग्लिश का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया? सरकारी कार्यालयों में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, कानून में किया, है ना। उनके जो कानून हैं दोस्तों वो भी इंग्लिश में मिलते हैं। अदालतों में किया इंग्लिश का प्रयोग, और हायर एजुकेशन में किया इंग्लिश का यूज़। आज भी तो दोस्तों लगभग ऐसा ही हो रहा है। पीपल हु न्यू इंग्लिश गोट बेटर जॉब्स, मतलब जिसको अंग्रेजी आती है उनको अच्छी नौकरियाँ मिल गई। एंड सोशल प्रेस्टाइज, यानी कि उनको समाज में प्रतिष्ठा भी अच्छी मिली, जिसको अंग्रेजी अच्छे से आती है। While those who spoke only local language were often considered less educated, लेकिन जिनको क्षेत्रीय भाषाएं आती है, जैसे कि मुझे मलयालम आती है, तमिल आता है, तो दोस्तों मेरा इतना मान सम्मान नहीं होगा, मुझे अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। 10 इस प्रकार से लैंग्वेज क्रिएटेड ए गैप बिटवीन द रूलर्स एंड द कॉमन पीपल। तो इस प्रकार से जो भाषा है एक गैप पैदा कर देती है, रूलर यानी कि जो शासन करता है और आम आदमियों के बीच में एक गैप क्रिएट कर देती है भाषा। रघुवीर साहा की पोयम हिंदी also shows this connection between language and power. The poet says that the struggle for Hindi was once linked with social change, but later it became connected with status and privilege. Some people demanded Hindi in public, but powerful classes continued to use English for administrations. Administration का मतलब होता है प्रशासन, जैसे कि जिला कलेक्टर है, एसडीएम है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब होती हैं। हायर एजुकेशन एंड प्रेस्टिसाइज, दिस शोज द हिपोक्रेसी, ये एक ऐसा दोगलापन है दोस्तों ऑफ लैंग्वेज पॉलिटिक्स। लैंग्वेज पर भी लोग राजनीति करते हैं। तो रघुवीर साहा की जो पोयम है ना दोस्तों, वो बताती है भाषा और सत्ता के बीच में इस संबंध को। कभी कहते हैं कि दोस्तों कभी एक ज़माना था कि हिंदी को समाज में परिवर्तन का एक जरिया माना जाता था, कि हिंदी के माध्यम से हम समाज में परिवर्तन लाएंगे। हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था ना, उसके अंदर भी हिंदी लोग यूज़ करते थे, तो हमने आज़ादी हासिल कर ली। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज़ादी के बाद में क्या हुआ? जिन लोगों ने इंग्लिश को बेहतर बोलना सीखा उनको ही अच्छी नौकरियां मिली, है ना। उन लोगों को अच्छे कोर्स में
दाखिला मिला, उन लोगों को अच्छी कॉलेजेस मिली, और जो हिंदी बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, उनका कहाँ पे स्थान है आप समझ सकते हैं। हालांकि आज स्थितियाँ चेंज हो रही हैं, भारत सरकार भी इसमें काफ़ी बढ़िया प्रयास कर रही है कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को हर क्षेत्र में बढ़ाया जाए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी का हो। आगे देखो आप, अनदर एग्जाम्पल इज use of Sanskrit in ancient India. For a long time, Sanskrit was associated with religious knowledge and upper caste authority, while common people used Prakrit, Apabhrans, and regional languages. So, access to Sanskrit also meant access to रिलीजियस एंड इंटेलेक्चुअल पावर। दोस्तों एक और एग्जांपल है यहाँ, अभी तो मैंने हिंदी और अंग्रेजी का बता दिया, पहले के टाइम में मतलब आज से 2000 साल पहले आपको ले चलूँ टाइम मशीन में बिठा करके, तो दोस्तों जिन लोगों को संस्कृत आता था प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में, तो वहाँ पर दोस्तों उन लोगों का मान सम्मान ज़्यादा होता था, उनको रिलीजियस नॉलेज भी ज़्यादा होता था। और दोस्तों राजा है उसको भी अंग्रेजी आती है, और ब्राह्मणिक धर्म से जो लोग जुड़े हैं उनको भी संस्कृत आता है। और जो आम आदमी था वो कैसी भाषा बोलता था, वो प्राकृत बोलता था, अपभ्रंश भाषा बोलता था, और अलग अलग रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग करता था। इसलिए संस्कृत तक पहुंच का मतलब होता था धार्मिक और बौद्धिक शक्ति तक पहुंच। इन मॉडर्न सोसाइटी टू, यानी कि आधुनिक समाज में भी इंग्लिश ऑफ्टन प्रोवाइड्स बेटर करियर अपॉर्चुनिटी इन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड हायर एजुकेशन। आज के टाइम पर भी अगर अंग्रेजी अच्छे से आती है ना, बहुत अच्छे से, तो दोस्तों आप चाहे टेक्नोलॉजी की बातें करो, आप आईआईटी में चले जाओ, है ना, उससे ऊपर चले जाओ, आईआईटी से ऊपर बिजनेस में जा सकते हो, आप एमबीए कर लो, एमबीए से ऊपर की डिग्री है वो भी कर लो इंग्लिश में, एंड हायर एजुकेशन में आप अंग्रेजी अगर आपको आती है तो हायर एजुकेशन भी मिल जाएगी। ए पर्सन फ्लुएंट इन इंग्लिश मे गेट कॉन्फिडेंस एंड रिकग्निशन, वाइल ए टैलेंटेड पर्सन विदाउट इंग्लिश में स्ट्रगल। दोस्तों यही तो विषमता है, यही तो दुख होता है कि क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि मैं कन्नड़ भाषा बोलता हूँ, मैं मलयालम बोलता हूँ, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, भर भर के ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन इस ज्ञान की कोई कदर करेगा जब तक मुझे इंग्लिश नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से भाषा के आधार पर भी राजनीति की जाती है, लैंग्वेज पॉलिटिक्स कहते हैं। इस तरह से जोड़ तोड़ के लिख देना। देयरफॉर लैंग्वेज इज कनेक्टेड टू पावर बिकॉज इट कंट्रोल्स नॉलेज, एम्प्लॉयमेंट, आइडेंटिटी एंड सोशल रिस्पेक्ट। ट्रू डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट पीपल्स ओन लैंग्वेज शुड आल्सो बिकम लैंग्वेज ऑफ नॉलेज, डिग्निटी यानी कि मान सम्मान, और अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। अतः मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो भाषा होती है वो सत्ता से जुड़ी होती है, लैंग्वेज है वो पावर से कनेक्ट होती है, क्योंकि लैंग्वेज हमें ज्ञान, रोजगार, पहचान और सामाजिक सम्मान तक पहुंच को नियंत्रित करती है। सच्चे लोकतंत्र, हेल्दी डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी कब होगा हमारे देश में, जब लोगों को अपनी भाषाओं का ज्ञान होगा और उसी भाषा के माध्यम से वो अच्छी नौकरी हासिल करेंगे, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगा, तभी सभी को समान अवसर और रिस्पेक्ट भी मिल सकेगा। समझ में आ गया? इस तरह से लिखना है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ब्लॉक नंबर 2 में एक सवाल बनता है, ये 2 बार पूछा गया है पिछले 3-4 सालों में। व्हाट वर खुसरोज व्यूज़ ऑन हिंदवी? अमीर खुसरो के क्या विचार थे हिंदवी पर? हिंदवी क्या है? क्या है हिंदी? हिंदवी हिंदी से अलग है। देखो हिंदी एक लैंग्वेज है और इसको अपन देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। स्क्रिप्ट क्या होती है? शब्दों की बनावट, वर्णों की बनावट, अल्फ़ाबेट की बनावट, वो एक स्क्रिप्ट होती है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट है, हिंदी एक भाषा। ऐसे हिंदवी क्या है दोस्तों? इसकी स्क्रिप्ट मानी जाती है उर्दू। उर्दू है हिंदवी की। तो दोस्तों अगर मैं आपको 500 साल पहले ले चलो ना, तो जितने भी व्यापारी थे, जितने भी सैनिक थे, मतलब मर्चेंट्स थे, जितने भी सोल्जर थे और आम लोग थे, वो हिंदवी भाषा का प्रयोग कर रहे थे यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो आज से 500-600 सालों पहले ही दोस्तों हिंदवी लैंग्वेज का विकास हुआ और इसकी स्क्रिप्ट है उर्दू मानी जाती है। इसके अंदर आपको अरबियन वर्ड मिलेंगे और पर्सिया के वर्ड भी मिलेंगे। तो अमीर खुसरो रिगार्डेड हिंदवी एज ए रिच, एक्सप्रेसिव एंड वाइब्रेंट लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया एट अ टाइम व्हेन पर्सियन वाज द लैंग्वेज ऑफ रॉयल कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अमीर खुसरो अप्रिशिएटेड द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ हिंदवी एंड यूज्ड इट इन हिज पोइट्री एंड सॉन्ग्स। तो अमीर खुसरो दोस्तों हिंदवी को भारत की आम लोगों की एक समृद्ध, अभिव्यक्तिपूर्ण और जीवंत भाषा मानते थे। उस समय पर फारसी राज दरबार, जैसे कि सल्तनत काल हो गया दोस्तों, है ना, मुग़लों के टाइम की बातें करें तो उस टाइम पर दोस्तों ये एडमिनिस्ट्रेशन की दरबार की भाषा हुआ करती थी हिंदवी। फिर भी खुसरो ने हिंदवी की सुंदरता और शक्ति को पहचाना तथा अपनी कविताओं और गीतों में इसका प्रयोग किया था।
अमीर खुसरो ने। खुसरो का मानना था कि कोई भी भाषा तभी सार्थक बनती है जब उसका संबंध सामान्य लोगों से हो। खुसरो बिलीव्ड दैट ए लैंग्वेज बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन इट कनेक्ट्स विद ऑर्डिनरी पीपल। सामान्य आदमी भी जब लैंग्वेज को समझ पाएगा, कनेक्ट कर पाएगा, तो तभी एक भाषा है वो मीनिंगफुल बनती है। देयरफॉर ही मिक्स्ड पर्शियन विद हिंदवी and created a unique literary style that could be understood by a wider audience. Through this, he helped bridge the gap between elite and popular culture. Elite का मतलब बहुत अमीर लोग। तो दोस्तों, खुसरो का मानना था कि कोई भी भाषा तभी मीनिंगफुल बनती है, सार्थक बनती है, जब उसका संबंध सामान्य लोगों से हो। इसलिए उन्होंने फारसी और हिंदी का बहुत ही सुंदर मिश्रण करके एक यूनिक साहित्यिक शैली, लिटरेरी स्टाइल डेवलप की, जिससे अधिक से अधिक लोग उसको समझ सकें। इस प्रकार उन्होंने इलाइट क्लास के लोग यानी कि उच्च वर्ग के लोग और जनसाधारण यानी कि आम इंसान की संस्कृति के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया। खुसरो व्यूड हिंदवी एज ए सिंबल ऑफ इंडियाज cultural diversity and unity. He admired the language because it reflected the daily life, emotions, traditions, and values of the people. His work shows that he was proud of India's linguistic heritage and considered Hindi capable of expressing deep feelings just as effectively as Persian. तो खुसरो हिंदवी को भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक मानते थे। वे इस भाषा की प्रशंसा करते थे क्योंकि इसमें लोगों का दैनिक जीवन, उनकी भावनाएं, परंपराएं और मूल्य हैं वो रिफ्लेक्ट होते थे, प्रतिबिंबित होते थे। उनकी रचनाएं हमें ये बताती हैं कि उन्हें भारत की भाषाई विरासत पर, लैंग्वेज हेरिटेज पे काफ़ी प्राउड था। अमीर खुसरो मानते थे कि हिंदी भी फारसी की तरह गहरे और सूक्ष्म भावों का प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकेगी। तो हिंदी के अंदर दोस्तों कुछ हिंदी के शब्द मिल जाएंगे, कुछ संस्कृत के मिल जाएंगे, अरबी के मिल जाएंगे और फारसी के भी मिल जाएंगे। तो एक नई प्रकार की स्टाइल हमारे सामने आती है हिंदी। एग्जाम्पल दे रखा है, इन मेनी ऑफ हिज फेमस वर्सेस, यानी कि अपने प्रसिद्ध पहेलियों, दोहों और गीतों में खुसरो ने, देखो आगे क्या लिखा है, एंड रिडल्स, खुसरो यूज्ड simple Hindi words that ordinary people could easily understand. His popular composition Chaap Tilak Sab Chini Re beautifully combines Persian and Hindi elements, making it accessible and appealing to diverse audience. तो दोस्तों यहाँ पर जो अमीर खुसरो अपने अनेक प्रसिद्ध पहेलियाँ लिखी, उन्होंने पहेलियाँ, दोहे लिखे, गीत लिखे और खुसरो ने सरल हिंदी भाषा शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें आम लोग आसानी से समझ सके। उनकी लोकप्रिय रचना है छाप तिलक सब छीनी रे। ये फारसी और हिंदवी के, फारसी मतलब पर्शियन, फारसी और हिंदवी के सुंदर संगम का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है जो अलग अलग सेक्शंस के वर्गों के लोगों को समान रूप से अट्रैक्ट, आकर्षित करती है। कंक्लूजन लिख दो, खुसरोज व्यू ऑफ हिंदवी वाज हाईली पॉजिटिव। ही कंसिडर्ड इट ए पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कल्चरल हार्मनी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। बाय प्रमोटिंग हिंदवी ही कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ शेयर्ड इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। तो हिंदी के प्रति खुसरो का जो दृष्टिकोण, नज़रिया था वो बहुत ही पॉजिटिव था। वे इसे कम्युनिकेशन के संचार, सांस्कृतिक समन्वय, यानी कि इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दूरियां हैं वो भी कम होंगी, और कलात्मक अभिव्यक्ति का एक बहुत ही मजबूत सशक्त माध्यम मानते थे। हिंदी को उन्होंने प्रमोट किया और प्रमोट करके उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति की साझा परंपरा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे चलो, एक और सवाल, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द पोएम मदर टंग बाई पद्मा सचदेव। दोस्तों क्रिटिकली नोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें आपको बतानी है, फिर आपको बैलेंस्ड आंसर लिखना है। मदर टंग एक कविता है दोस्तों, मदर टंग, इसके कवि का नाम क्या है, पद्मा सचदेव। तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर आपको हिंदी में बता दूँ, आप अपने हिसाब से इस चीज़ों को लिख देना फिर, ठीक है। तो पद्मा सचदेव पोएम मदर टंग इज़ ब्यूटीफुली एंड इमोशनल पोएम अबाउट द डीप बॉन्ड बिटवीन ए पर्सन एंड दियर नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज जैसे कि मातृभाषा जो आप घर परिवार से सीखते हैं। द पोएम प्रेजेंट्स मदर टंग नॉट मेयरली एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट एज ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब कल्चर, पहचान, कल्चर एंड मेमोरी एंड इमोशनल बिलोंगिंग। दोस्तों पद्मा सचदेव की कविता है मदर टंग यानी कि मातृभाषा, एक सुंदर और बहुत ही भावनात्मक कविता है जो किसी व्यक्ति और उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है यानी कि मातृभाषा के बीच गहरे संबंध को दिखाती है। ये कविता मातृभाषा को केवल संचार या कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं मानती बल्कि उससे पहचान, संस्कृति, उसकी जो यादें हैं और उसका जो इमोशनल अटैचमेंट है, भावनात्मक जुड़ाव, वो बताती है। एक मदर टंग
In the poem, Sachdev shows that one's mother tongue is connected with childhood, family, homeland, and inner feelings, just as a mother gives love, comfort, and security. For mother tongue gives emotional strength and cultural roots. For example, a person may learn many languages for education or career, but the language spoken by one's mother remains closest to the heart. The poem is also critical comment on the neglect of regional languages. In modern society, people often give more importance to dominant language like English, while their own native language are ignored. Sachdev reminds us that losing one's mother tongue means losing a part of one's history and selfhood. इसका मतलब बता देता हूँ दोस्तों। तो इस कविता में, इस पोयम का नाम है मदर टंग। तो पद्मा सचदेव दिखाती हैं कि एक व्यक्ति की मातृभाषा और उसका बचपन, परिवार, उसकी जो होमलैंड मातृभूमि है और उसकी इनर फीलिंग्स, आंतरिक भावनाएं से जुड़ी होती है मदर टंग। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को प्रेम, स्नेह, सुरक्षा और सहारा देती है, उसी प्रकार से जो मदर टंग होती है व्यक्ति को भावनात्मक शक्ति और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अगर शिक्षा या करियर के लिए अनेक भाषाएं सीख सकता है, लेकिन उसकी मातृभाषा उसके दिल के सबसे पास होती है। और ये कविता दोस्तों क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा पर भी एक आलोचनात्मक टिप्पणी करती है। यानी कि आज हम इंग्लिश बोलने पर बड़ा मतलब प्राउड फील करते हैं, ईगो आ जाता है इंग्लिश बोलते ही, है ना, अच्छे लगते हैं अपन। तो रीजनल लैंग्वेज के उपेक्षा कर रहे हैं, मलयालम, कन्नड़, मराठी, इन भाषाओं का अपन इग्नोर कर रहे हैं। आधुनिक समाज में लोग अक्सर अंग्रेजी जैसी डोमिनेंट लैंग्वेज यानी कि प्रभावशाली भाषाओं को अधिक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंटरव्यू में देख लो इंग्लिश में पूछा जाता है, मार्केटिंग सेल्स में चले जाओ इंग्लिश में, MBA इंग्लिश में, BTech इंग्लिश में। कहाँ है क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान? रीजनल लैंग्वेज कहाँ है? इग्नोर ही तो कर रहे हैं अपन। तो आज अपन अपनी मदर टंग का अनदेखी कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सचदेव हमें याद दिलाते हैं कि मातृभाषा खोना अपने इतिहास, संस्कृति और आत्म पहचान के हिस्से को खो देने के बराबर है। आगे देखो क्या लिखा है। द स्टाइल ऑफ द पोएम इज सिंपल, लिरिकल एंड इंटीमेट. द पोइट यूजेज इमोशनल इमेज to make language feel alike, almost like a loving human presence. This gives the poem warmth and sensitivity. However, the poem is not only personal, it has a larger cultural message. It celebrates linguistic diversity and warns us against cultural rootlessness. तो ये जो कविता है पद्मा सचदेव की मदर टंग, तो ये रीजनल लैंग्वेज की इग्नोरेंस पे भी काफ़ी बातें कहती हैं। और ये कविता की जो शैली है, स्टाइल है, बिल्कुल सरल है, लिरिकल यानी कि गीतात्मक शैली, गा सकते हैं अपन इस कविता को, और आत्मीय है। यहाँ पे पोइटेस का नाम क्या है? पद्मा सचदेवा, फीमेल है दोस्तों, पोइटेस हैं। और भावनात्मक बिंबों का प्रयोग भी करते हैं, इमोशनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं, जिससे एक भाषा बहुत ही ज़्यादा जीवित और स्नेहपूर्ण मानवीय उपस्थिति जैसी हमें दिखाई देती है। इससे इस पोएम के अंदर दोस्तों संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी आती है और आत्मीयता का भाव उत्पन्न होता है, वार्मथ आता है इससे। However, the poem is not only personal, it has a larger cultural message. It celebrates linguistic diversity and warns against cultural rootlessness. तो हालांकि ये जो कविता है केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक व्यापक सांस्कृतिक संदेश भी है। यह भाषाई विविधता का उत्सव मनाती है। यानी कि इस इंडिया के अंदर दोस्तों, इस देश के अंदर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं। हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एक सेलिब्रेशन की तरह है। कौन सी लैंग्वेज, कन्नड़ बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई राजस्थानी बोल रहा है, एक सेलिब्रेशन है वो। और सांस्कृतिक जड़ों से कट जाने के खतरे के प्रति हमें सचेत करती है कि हम शहरों में, सिटीज़ में चले गए हैं, इंग्लिश बोलने में प्राउड फील कर रहे हैं। तो रीजनल लैंग्वेज से जब कनेक्ट नहीं होगे, मदर टंग से जब कनेक्ट नहीं होगे, तो भाई इंग्लिश बोल के करोगे क्या? पैसा मिल जाएगा, रिस्पेक्ट मिल जाएगा, लेकिन जब कभी लाइफ में बहुत दुखी हो जाओगे तब अपने गांव की तरफ ही तो लौटोगे, अपनी मदर टंग की तरफ लौटोगे ना। निष्का देख लो अब, या कंक्लूजन। दस मदर टंग इज़ एन इम्प्रेसिव पोएम दैट टीचेज अस टू रिस्पेक्ट आवर नेटिव लैंग्वेज बिकॉज इट कैरीज आवर मेमोरीज, इमोशंस, ट्रेडिशंस एंड आइडेंटिटी। कुल मिला के मदर टंग यानी कि मातृभाषा एक प्रभावशाली कविता है जो हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना सिखाती है, क्योंकि उसमें हमारी यादें जुड़ी हैं, भावनाएं हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति और हमारी आइडेंटिटी यानी कि हमारी पहचान सुरक्षित रहती है। आगे है दोस्तों, कमेंट ऑन द एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ द पोएम पैसेज टू अमेरिका। तो पैसेज टू अमेरिका में आपको बता चुका हूँ इसके अंदर क्या क्या बातें थोड़ा बहुत आपने सीखा था। मैं रीड करता हूँ। एस्थेटिक एस्पेक्ट का मतलब पहलू होता है, डायमेंशन होता है। एस्थेटिक मतलब सौंदर्यता। तो के अय्यप्पन पानीकर पैसेज टू अमेरिका इज एस्थेटिकली रिच बिकॉज इट कंबाइंस विविड इमेजरी, सिंबोलिज्म, आयरनी एंड कल्चरल कॉन्ट्रास्ट टू क्रिएट ए पावरफुल पोइटिक एक्सपीरियंस। तो दोस्तों एक पोइट है ना,
अपनी कविता को, अपने पोएम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो इमेजरी का यूज़ करता है, सिंबल का यूज़ करता है, आयरनी का यूज़ करता है ना। क्यों? क्योंकि आपको वो कविता याद रह जाए, आप कविता को कनेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों के अय्यप्पन पनिकर ने अपनी एक फेमस कविता पैसेज टू अमेरिका सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, क्योंकि इसमें इमेजरी, यानी कि जो इमेजरी क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही थी, फिर मैंने बर्फ़ का एक टुकड़ा उठाया, वो पानी की तरफ फेंक दिया, पानी से आवाज़ें आ रही थी, तभी है रात हो गई और एक ब्यूटीफुल सा मून है, स्काई मुझे दिखता है, तो आपके दिमाग के अंदर दोस्तों सीन चलने लगा ना, इसी को कहते हैं इमेजरी। और प्रतीक क्या होता है, सिंबल, जैसे कि मैं कहूँ डार्क क्लाउड, गहरी बादल। डार्क क्लाउड का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस हो, तो प्रतीक का यूज़ होता है, सिंबल उसे कहते हैं। व्यंग्य, आयरनी का कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें सोसाइटी के खोखलेपन के बारे में बताना हो। कटाक्ष या ताना कहते हैं इसको, आयरनी को। तथा सांस्कृतिक विरोधाभासों का सुंदर समन्वय मिलता है, जो कविता को एक प्रभावशाली काव्यात्मक अनुभव बनाता है। यह कविता केवल अमेरिका का डिस्क्रिप्शन या वर्णन नहीं करती, बल्कि आधुनिक सभ्यता, विज्ञान, आध्यात्मिकता और मानवीय मूल्यों पर गहन अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं। आगे देखो, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्थेटिक फीचर इज द यूज़ ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर। मेटाफर क्या होते हैं, रूपक इसको कहते हैं हिंदी के अंदर। तो रूपक में क्या होता है, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि अमेरिका का जो मैप है दोस्तों, वो मैप क्या है, उसको रीड करते हैं, कैसे रीड करते हैं वो, जैसे कोई हमारी हथेली को रीड कर रहा, पामिस्ट की तरफ रीड करते हैं, या तो जब हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर मेटाफर यूज़ किए जाते हैं। द पोएट इमेजिन्स अमेरिका मैप एज ए ह्यूमन पाम, यानी कि अमेरिका के नक्शे को वो एक इंसान की हथेली की तरह देखते हैं। एंड रीड्स इट्स रिवर्स एंड रीजन्स एज ए लाइफ लाइन, हेडलाइंस एंड हार्ट लाइन। तो अमेरिका के जो नक्शा है दोस्तों, उसमें लाइफ लाइन देखते हैं, हेडलाइन देखते हैं और हार्ट लाइन देखते हैं। दिस क्रिएटिव कंपेरिजन गिव्स द पोएम ओरिजिनलिटी एंड डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल, द मिसिसिपी रिवर इज़ प्रेजेंटेड एज अमेरिकाज लाइफ लाइन। तो जैसे ही नक्शे को उठा के देखा कि अय्यप्पन पनिकर ने, तो ये जो मिसिसिपी नदी है ये अमेरिका की लाइफ लाइन है, क्योंकि ये दोस्तों पानी पीते हैं लोग और अपने इरिगेशन के लिए भी काम आता है। नदी है दोस्तों, जानते हैं आप कितना काम आता है, लाइफ लाइन है अमेरिका की। वाइल द मिसिंग हार्ट लाइन, हार्ट लाइन तो मिसिंग है, इसका मतलब क्या है, इट सिम्बलाइजेज द लेक ऑफ कंपेशन एंड स्पिरिचुअल वार्मथ। दोस्तों आज अमेरिका कितना भी आगे बढ़ गया, लेकिन सेंसिटिविटी खोता जा रहा है, जो करुणा का भाव होता है, कंपेशन, वो खोता जा रहा है। स्पिरिचुअल डेप्थ नहीं है अमेरिका के लोगों में, आज कम होती जा रही है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी एंड वेस्टर्न मेटेरियलिज्म। द रेफरेंस टू द फाल्गुन रिवर एंड बुद्धा's enlightenment represents peace and wisdom, whereas images of fusion and TNT symbolizes scientific advancement used for destructive purpose. This contrast enhance the poem's emotional and intellectual appeal. कुल मिला के क्या भाई, ये जो पोयम है ना, इसका एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशन, पहलू है सौंदर्य। कैसा वर्णन हमें मिलता है, जैसे कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लेके जैसे कि भारत पूर्व के देश हैं, तो यहाँ पे क्या आध्यात्मिकता है। भारत में लोग दर्शन, धर्म को समझने के लिए आते हैं, और पश्चिम में क्या भौतिकवाद है। वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है, मटेरियल लाइफ को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। फाल्गु नदी दोस्तों महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का एक मतलब जरिया बताती है कि नदी बह रही है, महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे हैं पेड़ के नीचे, तो ज्ञान का प्रतीक है फाल्गु नदी। जबकि विखंडन यानी कि फ्यूज़न और सलाइन यानी कि फ्यूज़न और TNT एक विस्फोटक पदार्थ होता है। जैसे ये ऐसे इमेजरी यूज़ किए गए हैं, और ये इमेजरी क्या बताते हैं कि अमेरिका इनका यूज़ करके आज बड़े बड़े हथियार बना रहा है। साइंटिफिक प्रोग्रेस तो कर ली है वहाँ के लोगों ने, लेकिन वहाँ के लोग इमोशनल रूप से बहुत ही वीक होते जा रहे हैं। आगे देखो, द पोएम आल्सो एम्प्लॉयज आयरनी एंड सटायर। आयरनी का मतलब बताया था अभी, मतलब शब्दों को आप पढ़ोगे तो वो कुछ अलग दिखेंगे, लेकिन उसके पीछे गहरा छिपा हुआ अर्थ होता है, आयरनी उसे कहते हैं। सटायर का मतलब व्यंग्य होता है, ताना देने किसी को। अमेरिका अपीयर्स पावरफुल एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, येट द पोइट सजेस्ट दैट इट सफ़र फ्रॉम इनर एम्प्टीनेस। अंदर से लोग खाली है वहाँ के, हालांकि वो डेवलप हो गया है टेक्नोलॉजिकली, तकनीकी रूप से, और बहुत ही शक्तिशाली देश अमेरिका आज बन गया, लेकिन वहाँ के लोग दिल से बिल्कुल अंदर से खाली है। द इमेज ऑफ ए हार्ट पेंटेड ऑन ए क्रॉस ब्यूटीफुली सिम्बलाइजेज द गैप बिटवीन द आइडियल्स ऑफ द लव एंड द रियलिटी ऑफ वायलेंस एंड कंज्यूमेरिज्म। तो क्रॉस पर बना एक चित्र है दोस्तों,
एक हार्ट बना हुआ है क्रॉस पर। तो प्रेम के आदर्शों और हिंसा तथा जो कंज्यूमरिज्म या उपभोक्तावाद की जो वास्तविकता उसके बीच अंतर का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक बन जाता है। आगे देख लो, द लैंग्वेज इज सिंपल येट हाईली सिम्बॉलिक allowing readers to visualize and interpret multiple layers of meaning. Through this imagery, symbolism, and cultural reference, Panikkar creates a poem that is both aesthetically pleasing and socially significant. कुल मिला के क्या है दोस्त, कविता की जो भाषा ना सरल होने के बावजूद अत्यंत मतलब इसमें सिंबल्स यूज किए गए हैं, तरह तरह के प्रतीकात्मक है, इस भाषा में प्रतीकात्मकता है जो रीडर्स को मतलब बहुत ही अर्थों की अनेक परतों को समझने और कल्पना करने का अवसर देती है। यहाँ पे रिच इमेजरी का यूज़ किया गया, समृद्ध बिंबों का यूज़ किया गया है, प्रतीकों का और सांस्कृतिक संदर्भों के माध्यम से के पनिक्कर ने एक ऐसी कविता लिख दी है जो एस्थेटिक यानी कि सौंदर्यपूर्ण होने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे चलो, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ ए गज़ल फ्रॉम इन अर्ली मिडाइवल पीरियड। तो एक और शानदार सवाल दोस्तों, आपके मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करके रखना, स्पीड 1.5 या रखना, ठीक है, स्पीड 1.5 या 2 के आसपास रखना। एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द गज़ल फ्रॉम द अर्ली मिडाइवल पीरियड। ये सवाल 2-3 बार आया हुआ है। कैसे लिखेंगे इसको मैं समझाता हूँ एक इमेज की सहायता से। देखो, द गज़ल एमर्ज एंड फ्लोरिज्ड इन द अर्ली मिडाइवल पीरियड, दिख रहा है ना, टेक्स्ट छोटा तो नहीं दिख रहा, जूम आउट कर लेना इसको टेक्स्ट को। द गज़ल इमर्ज्ड एंड फ्लोरिज्ड इन द अर्ली मिडाइवल पीरियड स्पेशली इन द कोर्ट्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। इट वाज ए रिफाइंड पोएटिक फॉर्म दैट ब्लेंडेड पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशंस विद इंडियन सब सेंसिबिलिटीज़। पढ़ देता हूँ एक बार, फिर बता दूंगा हिंदी मीनिंग। ओरिजिनली ए मोड ऑफ लिरिकल एक्सप्रेशन इन अरेबिक एंड पर्शियन, द गज़ल बिकेम ए पावरफुल मीडियम ऑफ एस्थेटिक एंड इमोशनल कम्युनिकेशन इन इंडिया। द प्राइमरी रोल ऑफ द गज़ल इन दिस पीरियड वाज टू एक्सप्रेस इंटेंस पर्सनल इमोशंस, स्पेशली थीम्स ऑफ डिवाइन एंड ह्यूमन लव, सेपरेशन, इसको हिज्र कहते हैं, एंड लॉन्जिंग का मतलब दोस्तों अपने प्रेमिका या अपने प्रेमी से मिलने की बहुत ही तीव्र इच्छा, इश्क, इन ए कॉन्साइस musical and symbolic manner. Its function was not only literary but also cultural and social. It became a vehicle of Indo-Persian cultural synthesis मतलब मिलना, creating a shared space for Muslim and Hindus. Through its universal themes, it appealed to both the elite and common people. The ghazal was recited in courtly gatherings, Sufi khanqaha, mahfils, and even in public spaces, spreading values of love, tolerance, and spiritual yearning. For example, the ghazals of Hamid Khusro beautifully combine Persian style with Indian imagery and musical elements. Similarly, later poets like Sultan Bahu and Bulle Shah used the ghazal form to express mystical love and social equality. Thus, in the early medieval period, the ghazal served as a poetic bridge between cultures, a reflection of inner emotions, and a tool for spiritual and social harmony. Its enduring charm lies in its ability to say much in few words. दिल की बात अल्फाज ए गज़ल। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूँ, क्योंकि मेरे माउथ में दोस्तों मेटल ब्रेसेस लगे हुए हैं, ट्रीटमेंट चल रहा ना। तो दोस्तों लेकिन मैं समझा दूंगा पूरा का पूरा, आप लिख के भी आ जाएंगे। देखो मैं आप समझाता हूँ। गज़ल का जो एमरजेंस है और इसका जो डेवलपमेंट है वो अर्ली मिडाइवल पीरियड में हुआ था। अर्ली मिडाइवल पीरियड का मतलब क्या है, यहाँ पर 12वीं से लेके 13वीं-14वीं सेंचुरी तक, विशेष रूप से दोस्तों दिल्ली सल्तनत के दरबार में, जैसे कि आप पढ़ते ना गुलाम डायनेस्टी पढ़ते हैं, आप खिलजी वंश पढ़ते हैं, है ना, तुगलक वंश पढ़ते हैं, सैयद और लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो उन दरबारों में इस गज़ल का एमरजेंस हुआ। यह एक बहुत ही रिफाइंड यानी कि परिष्कृत काव्य विधा थी, यानी कि इसके अंदर उस टाइम की राजनीति, उस टाइम के दरबार, उस टाइम के समाज के बारे में लिखा जाता था, जिसमें फारसी साहित्यिक परंपराओं और भारतीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय मिलता है हमें। मूल रूप से दोस्तों अरबी और फारसी में भावपूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम रही गज़ल भारत में एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य बोध और भावनात्मक संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि जब आप अपनी बातें सामने वाले तक रख पाते हैं आसानी से, एक शक्तिशाली साधन बन गई गज़ल। इस टाइम पर दोस्तों गज़ल का इम्पोर्टेंट वर्क क्या था, महत्वपूर्ण कार्य मानवीय भावनाओं को की तीव्र अभिव्यक्ति करना, यानी कि इंसान के जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको बताना गज़ल के माध्यम से बताया जाता था। विशेषकर दोस्तों ईश्वरीय यानी कि भगवान से संबंधित और जो संसार का जो प्रेम है,
अर्थली जो लव रहता है, और विरह है यानी कि जब एक लवर दूसरे लवर से अलग हो जाता है उसको कहते हैं हिज्र। और मिलने की लालसा जिसको इश्क कहते हैं। जैसे विषयों को बहुत ही कंसाइज वे में, छोटे रूप में, संगीत में और प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया। गज़ल का काम केवल साहित्यिक नहीं था बल्कि उसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी था। यह भारतीय फारसी सांस्कृतिक समन्वय का माध्यम भी बनी। हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए एक साझा सांस्कृतिक मंच तैयार किया। अपने सार्वभौमिक विषयों के कारण यह अभिजात वर्ग यानी कि जो एलाइट क्लास के लोग थे और आम जनता दोनों को समान रूप से अट्रैक्ट करती थी। गज़लों का जो पाठ है दोस्तों, दरबारों सूफ़ी खान का हो, जहाँ पर सूफ़ी जो संत होते थे जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया जी, है ना, तो खान का होते थे जहाँ पे वो अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें कहते थे। महफिलों तथा जो पब्लिक स्पेसेस से वहाँ पर गज़ल पढ़ी जाती थी, जिससे प्रेम, सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस। क्या होता है टॉलरेंस? मान लो आपका दोस्त है ना, किसी दूसरे रिलीजन का है, आपको उसकी बातें पसंद नहीं आती हैं लेकिन फिर भी आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं आपको क्या कहूँगा कि आप एक टॉलरेंट इंसान हैं, आप सहिष्णु व्यक्ति हैं। और आध्यात्मिक आकांक्षा जैसे मूल्यों का प्रसार होता है। उदाहरण के लिए अमीर खुसरो की गज़लों में फारसी शैली और भारतीय इमेजरी, इंडियन इमेजरी और संगीत के जो तत्व होते हैं उनका एक अद्भुत समन्वय हमें देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार बाद में सुल्तान बाहू और बुल्ले शाह, ये लिखा हो ना, सिमिलरली लेटर पोइट्स लाइक सुल्तान बाहू और बुल्ले शाह, तो बाद में सुल्तान बाहू और बुल्ले शाह जैसे कवियों ने गज़ल का उपयोग रहस्यवादी मिस्टिकल लव क्या होता है? भगवान से या खुदा से जब हम प्रेम करते हैं, बहुत ही गहरा प्रेम, जैसे कि मीरा भगवान कृष्ण से करती थी, तो ऐसा प्रेम वो दूसरों को बता नहीं सकती हैं। और सामाजिक समानता को व्यक्त करने के लिए किया गया। इस प्रकार हम कहेंगे अर्ली मेडाइवल एज में, प्रारंभिक मध्यकाल में जो गज़ल थी विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक काव्यात्मक सेतु यानी कि पोएटिक ब्रिज और आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई और सामाजिक समरसता का साधन भी बन गई। यानी कि अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, हिंदू और मुसलमान मिलकर के साथ रहें। दोस्तों गज़ल ने इस तरह के जो मैसेज हैं वो भी सोसाइटी के अंदर फैलाए। इसकी स्थायी लोकप्रियता इस बात में निहित है कि बहुत कम शब्दों में बहुत गहरे भावों को गज़ल बता देती है। दिल की बात अल्फाज एक गज़ल, इस तरह से लिख सकते हैं। आगे पढ़ो। इल्यूसिडेट द पॉलिटिकल पॉइंट्स मेड बाय रघुवीर साई इन हिज पोएम हिंदी। अब आप आराम से लिख सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर रघुवीर सहाय आ जाए और उनकी पोएम हिंदी के बारे में आ जाए, तो दोस्तों मैंने अभी तक जो समझाया था ना वही लिख देना। कि हिंदी को कुछ लोग कहते हैं कि हम हिंदी को प्रमोट करेंगे, लेकिन वो लोग खुद इंग्लिश को यूज़ करते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, फटाफट से हिंदी बता दूंगा इसका। थोड़ा मौसम यहाँ का बहुत ही ख़राब हो रहा है, नेटवर्क जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा फटाफट से रीड करूँगा चीज़ें, क्योंकि मैं अभी रूरल एरिया में हूँ, यहाँ पे नेटवर्क इतना आता नहीं है और मौसम अलग से ख़राब हो रहा है। रघुवीर साइज पोएम हिंदी इज़ नॉट मेयरली अबाउट ए लैंग्वेज, इट इज़ ए पावरफुल पॉलिटिकल commentary on power, class and social inequality. The poet questions the politics surrounding Hindi and examines whether the struggle for the language has truly benefited ordinary people. तो देखो, रघुवीर साय की एक पोयम है दोस्तों हिंदी, केवल एक भाषा के बारे में नहीं है बल्कि वो पावर के बारे में बता रही है। वो यहाँ पे कह रही है कि हिंदी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने वाले लोग खुद हैं, वो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कभी हिंदी के आसपास की पॉलिटिक्स पे भी सवाल उठाते हैं और वो जांचते हैं कि क्या हिंदी के लिए हमने जो स्ट्रगल किया वास्तव में उस स्ट्रगल का फ़ायदा आम इंसानों को मिला है कि नहीं मिला। मेरे हिसाब से तो नहीं मिला आज के टाइम पर, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, इंडिया के अंदर जितने भी आप ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना चाहते हैं, चाहे आप जज बनना चाहते हैं, आपको इंग्लिश का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरव्यू के अंदर देख लो आप, वहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो अलग बात है कि भाई अल्टीमेट लेवल का हिंदी है आपका, वो बात अलग है। देखो आगे क्या है, लैंग्वेज एंड पावर। इस हेडिंग में क्या लिखना, सहाय रघुवीर साय आर्ग्यूज दैट द इशू ऑफ हिंदी is no longer just a linguistic issue, it has become linked with political power and social privilege. Those who claim to support Hindi often belong to influential groups that continue to enjoy the advantage of English. रघुवीर सहाय का यहाँ पे तर्क है कि हिंदी का पर्सन केवल अब भाषाई पर्सन नहीं रह गए, ये तो केवल राजनीतिक सत्ता और सामाजिक विशेषाधिकारों से जुड़ गए हैं। जो लोग हिंदी का समर्थन करने का दावा करते हैं वे जनरली ऐसे प्रभावशाली वर्गों से आते हैं जो अंग्रेजी से मिलने वाले लाभों का फ़ायदा उठाते रहते हैं। आगे लिखें, क्रिटिक ऑफ द इलाइट क्लास।
द पोइट सजेस्ट दैट मैनी एजुकेटेड पीपल who fought for Hindi were not always representing the common masses. Instead, they sometimes acted as intermediaries between the rulers and the people. This created a gap between the language movement and the actual needs of society. कवि का मानना है कि हिंदी के लिए संघर्ष करने वाले बहुत सारे एजुकेटेड लोग हमेशा आम जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे कभी कभी रूलिंग क्लास के जो लोग हैं, शासक और जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। इंटरमीडिएट का मतलब मध्यस्थ, बिचौलिया। इससे भाषा आंदोलन, लैंग्वेज जो मूवमेंट था हिंदी के लिए और समाज की वास्तविक आवश्यकता के बीच में एक दूरी पैदा हो गई। आगे देखेंगे एक और हेडिंग, हिंदी वर्सेज इंग्लिश डिबेट। डिबेट का मतलब वाद विवाद। Sahai highlights the hypocrisy in society. While Hindi is publicly promoted, English remains the language of administration, prestige and authority. For example, many leaders speak in favor of Hindi but prefer English in higher education and official communication. कुछ नेता होते हैं वो बार बार चिल्लाते रहता है हिंदी हिंदी हिंदी, हिंदी को आगे बढ़ाएंगे, तुम लोग हमें वोट दे दो सिर्फ और हमें गद्दी पर बिठा दो। लेकिन वो खुद लोग इंग्लिश को यूज़ करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और विदेश जाते हैं तब भी इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं, हिंदी क्यों यूज़ नहीं कर रहे वो। यही रघुवीर साय बोल रहे हैं। तो रघुवीर साय समाज में जो दोगलापन है, मौजूद पाखंड हिपोक्रेसी को उजागर करते हैं। एक और हिंदी का पब्लिकली रूप से प्रचार किया जाता है, जबकि दूसरी ओर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रेपुटेशन के लिए और अधिकार की भाषा अंग्रेजी बनी रहती है। उदाहरण के लिए अनेक नेता हिंदी के समर्थन में भाषण तो देते हैं, स्पीच देते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन की जब बात करें, उच्च शिक्षा की और सरकारी कामों में अंग्रेजी को प्रायोरिटी देते हैं, इंग्लिश को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। आगे देखो एक और, हाँ ये थोड़ा सा हो रहा है बस, डिमांड फॉर राइट्स नॉट प्रिविलेजेस। इसमें क्या लिखना, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार द रियल स्ट्रगल शुड बी फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वल राइट्स, नॉट मेयरली फॉर रिप्लेसिंग इंग्लिश विद हिंदी। लैंग्वेज शुड एम्पावर पीपल रेदर देन सर्व एज ए सिंबल ऑफ स्टेटस। इसमें क्या लिखना आपको, कवि के अनुसार वास्तविक संघर्ष जो है सामाजिक न्याय और समान अधिकारों के लिए होना चाहिए, केवल अंग्रेजी पर हिंदी को स्थापित करने के लिए नहीं। यानी कि मान लो आपने अंग्रेजी हटाकर हिंदी लेके भी आ गए, लेकिन हिंदी से भी लोगों को सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा, समान अधिकार नहीं मिल रहे, तो हिंदी भी दोस्तों फिर किस काम की है। भाषा को ऐसा उपयोग होना चाहिए कि वो लोगों को मजबूत बनाए, न कि केवल लोगों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाए। आगे देखो, वॉइस ऑफ कॉमन पीपल, साहब बिलीव्स दैट हिंदी विल अचीव ट्रू फ्रीडम ओनली व्हेन इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग एस्पिरेशंस एंड स्ट्रगल फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स। साहिब विश्वास करते हैं कि हिंदी है ना दोस्तों, हिंदी वो असली स्वतंत्रता लेके आएगी। और क्योंकि हिंदी में दोस्तों अनेक जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ भी सामने आती है, लोगों की भावनाएं, उनकी इच्छाएं और सामान्य जनता जो संघर्ष करती है हिंदी ही सामने लेके आ सकती है। तो कंक्लूजन देख लो, द पोएम प्रेजेंट्स ए शार्प पॉलिटिकल क्रिटिक ऑफ लैंग्वेज पॉलिटिक्स इन इंडिया। रघुवीर साय emphasizes that genuine social change comes not from language alone but from equality, justice and giving a voice to common people। निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है दोस्तों, ये कविता ये दिखाने की कोशिश करती है कि भारत के अंदर लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो चल रही है वो अभी फ़िलहाल अच्छी नहीं चल रही। इस पर पॉलिटिकल क्रिटिक करते हैं वो, यानी कि वो आलोचना करते हैं, गंभीरता से इसकी आलोचना करते हैं। रघुवीर साय एम्फेसाइज मतलब वो जोर डालने का प्रयास कर रहे हैं इस बात पर कि जेन्युइन सोशल चेंज यानी कि असली रूप में समाज में परिवर्तन कब आएगा, जब एक भाषा है वो समानता, न्याय और आम आदमी की जो आवाज़ है, जो दबी हुई आवाज़ है, उसको ऊपर लेके आएगी। आगे देखिए, व्हाट आर M.K. नायक्स व्यूज़ ऑन इंडियन इंग्लिश। M.K. नायक के विचार क्या हैं इंडियन इंग्लिश पे, वो मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ूँगा फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता दूंगा ताकि आप अपने वर्ड्स में लिख पाओ आप। ठीक है। M.K. नायक वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बिलीव्ड दैट इंडियन इंग्लिश इज नॉट मेयरली ए borrowed language but an important medium for expressing Indian culture, thoughts and experiences. According to Naik, English came to India through colonial rule, but Indian writers gradually transformed it into a language capable of reflecting Indian realities, and he argued that Indian English literature should not be judged solely by British standards because it has developed its own identity and style। तो भारत की जो अंग्रेजी है ना, उस पर क्या बोल रहे हैं M.K. नायक, तो M.K. नायक बोल रहे हैं कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे सम्मानित विद्वानों में से एक, पहले तो M.K. नायक कौन थे, ये भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे सम्मानित विद्वानों में से एक थे। उनका मानना था कि भारतीय अंग्रेजी जो है उधार ली गई भाषा नहीं है, बल्कि
भारतीय संस्कृति, विचारों और एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने की एक महत्वपूर्ण माध्यम है। नाइक क्या कह रहे हैं आगे? अकॉर्डिंग टू नाइक, इंग्लिश केम टू इंडिया थ्रू कॉलोनियल रूल बट इंडियन राइटर्स ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इट into a language capable of reflecting Indian realities. He argued that Indian English literature should not be judged solely by British standards because it has developed its own identity and style. नायक के अनुसार अंग्रेजी है भारत में औपनिवेशिक शासन के माध्यम से तो आई थी, अंग्रेजी तो लेके आए थे, लेकिन भारतीय लेखकों ने धीरे धीरे इसे इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म या रूपांतरित कर दिया कि यह भारतीय जीवन और वास्तविकताओं की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो गई। यानी कि भारत के समाज के बारे में बताने में कैपेबल हो गई, भारत के लोगों के बारे में बताने, भारत का कल्चर बताने में कैपेबल हो गई इंग्लिश। उनका तर्क था, वो आर्ग्यू करते हैं कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य का जो मूल्यांकन असेसमेंट है केवल ब्रिटिश मानकों के आधार पर, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के आधार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अपनी अलग पहचान और शैली विकसित कर ली है। आगे पढ़ो। नाइक emphasized that Indian writers use English in a unique way by incorporating का मतलब होता है शामिल करना, इंडियन वर्ड्स, idioms, cultural references and social experiences. This gives Indian English as a distinct flavors. For example, writers like R.K. Narayan and Mulk Raj Anand use English to portray Indian villages, traditions, customs and social issues. He also believed, देखो मैं बता देता हूँ यार, मोबाइल का बैटरी है सिर्फ 10-12% बचा है, अब मैं फटाफट से रीड करता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो रह जाएगा बीच में, है ना, ये रिकॉर्डिंग भी गायब हो जाएगा। नायक ने इस बात पर दोस्तों विशेष बल दिया कि भारतीय लेखक अंग्रेजी का प्रयोग एक अनूठे ढंग से कर रहे हैं। वे इसमें भारतीय शब्दों, मुहावरों, सांस्कृतिक संदर्भों और सामाजिक अनुभवों को शामिल करते हैं। इससे भारतीय अंग्रेजी को एक विशिष्ट यूनिक भारतीय स्वरूप प्राप्त हो गया। उदाहरण के लिए R.K. नारायण और मुल्क राज आनंद जैसे लेखक अंग्रेजी का उपयोग भारतीय गाँव, उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक समस्याओं को चित्रित करने के लिए करते हैं। He also believed that Indian English literature serves as a bridge between India and the world. It enables Indian writers to present Indian life, values and concerns to an international audience. तो नाइक ने आगे पढ़ते हैं। नाइक का यह भी मानना था कि भारतीय अंग्रेजी साहित्य भारत और दुनिया के बीच एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु पुल की काम करता है। इसके माध्यम से भारतीय लेखक भारतीय जीवन, उसके मूल्य, वैल्यूज़ और चिंताओं को अंतर्राष्ट्रीय रीडर्स तक पहुंचा सकते हैं। हाउएवर यानी कि हालांकि नाइक ने यह भी बताया कि दैट इंडियन इंग्लिश शुड रिमेन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉट बिकम एन imitations of British English. Its strength lies in its ability to communicate authentic Indian experiences. तो मतलब हालांकि नायक ने यह भी कहा कि भारतीय अंग्रेजी को भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए, ब्रिटिश अंग्रेजी की मात्र नकल नहीं करना चाहिए। उसको इंडिया की जो अंग्रेजी है ना, उसको इंडिया के कल्चर से कनेक्ट होना चाहिए, ना कि वो अंग्रेजों की इंग्लिश की नकल करने लग जाए। इसकी वास्तविक शक्ति, असली जो पावर है, भारतीय अनुभवों को प्रमाणिक या ऑथेंटिक रूप में एक्सप्रेस करने में निहित है। कंक्लूजन देख लो। M.K. Naik viewed Indian English as a creative and legitimate literary language that reflects India's culture, diversity, enriches world literature and gives Indian writers a powerful voice on the global stage. हाँ, ये तो पढ़ा ही नहीं यार एग्जाम्पल। When R.K. Narayan describes the fictional town of Malgudi, he uses English but the character settings and emotion remain deeply Indian. This demonstrates how English can effectively convey Indian life and culture. दोस्तों मालगुड़ी आपने देखा है? मैंने तो काफ़ी देखा यार, है ना। ये बहुत पहले सीरियल मतलब एपिसोड आते थे इसके, और इसमें गांव की कहानियाँ बताई जाती थी, वो भी इंग्लिश में। यूट्यूब पे पढ़े हैं। जब भी आपको मतलब लगे ना कि यार कुछ काम करने के लिए नहीं, तो आप मालगुड़ी देखो, आपको सीखने के लिए मिलेगा बहुत कुछ। R.K. नारायण लेखक रहते हैं, मालगुड़ी के बहुत सारे एपिसोड उन्होंने खुद लिखे हैं, उन्होंने इंग्लिश का यूज़ किया, लेकिन जो पात्र कैरेक्टर हैं, जो वहाँ का जो परिवेश, माहौल है, सेटिंग है ना, इमोशंस हैं, वो दोस्तों पूरे के पूरे भारतीय हैं। ये हमें क्या बताता है? दिस डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ इंग्लिश, किस तरह से जो अंग्रेजी है वो भी प्रभावशाली तरीके से भारत के जीवन और भारत की संस्कृति को अच्छे से बता सकते हैं। कंक्लूजन देख लो। M.K. Naik viewed Indian English as a creative and legitimate literary language that reflects India's culture, diversity, enriches world literature and gives Indian writers a powerful voice on the global stage. तो M.K. नायक किस तरह से भारत की अंग्रेजी को देखते हैं कि वो क्रिएटिव है और उसको एक मान्यता मिली हुई है, मान्यता प्राप्त साहित्य भाषा है, दैट रिफ्लेक्ट, जो कि बताती है, प्रतिबिंबित करती है भारत की सांस्कृतिक विविधता को और समृद्ध करती है पूरी दुनिया के साहित्य को, एंड गिव्स इंडियन राइटर्स ए पावरफुल वॉइस ऑन द ग्लोबल स्टेज, क्योंकि
इंडियन ऑथर्स का जो लिटरेचर है ना वो विदेशों में भी तो पढ़ा जाता है, वो भी तो इंग्लिश में लिखते हैं। तो इससे क्या, जो पूरा जो वर्ल्ड लिटरेचर है ना वो भी हमारा मान सम्मान करता है। आगे देखो कितने क्वेश्चन और बच गए यार, बोलता ही जा रहा हूँ, 1.5 घंटा हो गया। एक अमृत राय का रटा दूंगा और एक एक्सप्लेनेशन और रटा दूंगा, है ना। 3 क्वेश्चन और बच गए, थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखो और ये दुआ करो, प्रार्थना करो कि यार मोबाइल की बैटरी डिस ना हो जाए, अदरवाइज रह जाओगे आप। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द सोशल रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। दोस्तों आपके अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से, उसका जो सामाजिक योगदान है इंग्लिश लैंग्वेज का भारत में वो क्या है। वापस से सुनो, आपके अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज का भारत में क्या सामाजिक योगदान है, सोशल रोल क्या है वो बता दो। इंग्लिश में रीड करता फिर हिंदी बता दूंगा। इंग्लिश प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोशल रोल इन इंडिया। अंग्रेजी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निभाती है भारत में। इट सर्व्स एज ए लिंक लैंग्वेज अमंग पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट लिंग्विस्टिक कल्चरल एंड रीजनल बैकग्राउंड्स। अब मुझे हिंदी आती है, मैं राजस्थान को, मैं चला गया तमिलनाडु, अब मेरे को तमिल तो नहीं आती है, लेकिन दोस्तों मान लो सामने वाले बंदे को इंग्लिश आती है और मुझे भी टूटी फूटी इंग्लिश तो आती है, राइट। तो हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेंगे, है ना। मैं समझा सकता हूँ इंग्लिश में कुछ भी और वो भी मुझे कुछ समझा देगा। तो इंग्लिश लिंक लैंग्वेज की तरह काम कर रही है। सिंस इंडिया हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स क्या होती है, बोलियाँ होती है। जैसे बताऊँ डायलेक्ट्स का मतलब क्या है। अब हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है ना, भाषा है। और जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, है ना, अवधी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, ये सब इसकी क्या है, डायलेक्ट्स हैं, बोलियाँ हैं हिंदी भाषा की। इंग्लिश हेल्प्स पीपल कम्युनिकेट अक्रॉस स्टेट्स एंड कम्युनिटीज़। In the field of education, English provides access to global knowledge, science, technology, and research. Most higher education institutions use English as a medium of instructions, enabling students to compete internationally. क्या लिखा है यहाँ पे, बताओ क्या लिखा है यहाँ पे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें दोस्तों तो वहाँ पे भी इंग्लिश काम में आ रही है। और ग्लोबल लेवल पे अगर अपने को नॉलेज हासिल करना है, एआई की बातें सीखनी है, साइंस की बातें सीखनी है, रिसर्च करना है, दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करना, तो अंग्रेज़ी वहाँ पे काम आती है। अधिकांश दोस्तों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जैसे कि आईआईटी हो गए भारत में, है ना, आईआईएम हो गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पर अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में अपनाते हैं। यानी कि टीचिंग का जो एक लैंग्वेज है इंग्लिश ही होता है यहाँ पे, जिससे स्टूडेंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनली भी कॉम्पीट करने का मौका मिलता है। अब जैसे कि मैं राजस्थान का हूँ, मैं चला गया आईआईएम बेंगलुरु के अंदर, राइट, और वहाँ पे मैंने अंग्रेजी सीख भी ली बोलना। अगर मान लो मेरी नौकरी लगती है कहाँ पे, मान लो न्यूजीलैंड के अंदर लगती है, तो मैं इंग्लिश बोल पाऊँगा ना, compete कर पाऊँगा न्यूजीलैंड के बच्चों के साथ में, ऐसा थोड़ी है मैं पीछे रह जाऊँगा, नहीं। English also plays a significant role in employment and economic growth. Proficiency in English often opens doors to better job opportunities in fields such as information technology, business, medicine, and international trade. For example, many Indian professionals work successfully in multinational companies because of their English communication skills. तो आज के टाइम पे दोस्तों अच्छी अच्छी नौकरियाँ इंग्लिश में हैं, इंग्लिश आती है तो अच्छी नौकरी लोगे। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, जैसे कि बिजनेस कर सकते हो आप बिज़नेस टूर कर सकते हो, दूसरे देशों के लोगों से मिल सकते हो, मीटअप कर सकते हो, जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इंग्लिश आती है तो आपको। अंग्रेजी में दोस्तों अगर आपको चीज़ें आती है तो आप आईटी की बातें सीख सकते हैं, आप बिज़नेस की, मेडिसिन की बातें सीख सकते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड कैसे चल रहा है उसमें अच्छी नौकरी कैसे लग सकती है वो आपको पता लगता है। एग्जाम्पल के लिए अनेक जो इंडियन प्रोफेशनल है अपनी बहुत ही अच्छी उनकी इंग्लिश है दोस्तों, उसके कारण से वो एमएनसीज़ में यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करें, जैसे कि सैमसंग, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनियों में काम कर रहे हैं। नीविडिया कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि गेमिंग के ग्राफिक्स कार्ड बनाती है। तो सोचो आप, अमेरिका की कंपनी नीविडिया, वहाँ पे कौन काम कर सकता है। अब भाई हिंदी चलो अच्छी बात है, अपनी मातृभाषा है, आप हिंदी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोस्तों मात्र हिंदी सीखने से बहुत ज़्यादा काम नहीं चलेगा दुनिया में, क्योंकि दुनिया में कितने सारी बोलियाँ हैं, भाषाएँ हैं। तो आपको कम से कम इंग्लिश पे कमांड हासिल करना चाहिए अगर कुछ बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हो तो, है ना। या इतना ही अच्छा हिंदी अगर आपकी आती है तो नेता बन जाओ मोदी जी की तरह, ताकि आपको ट्रांसलेटर आपके आसपास ही बैठे रहे, या फिर वो काम कर लो आप। मोर एवर इंग्लिश एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट हेल्प्स इंडियन पार्टिसिपेट इन ग्लोबल डिस्कशंस, हायर स्टडीज़ अब्रोड एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजी जो है, इंग्लिश भारत और दुनिया के अनेक देशों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। इंडियंस को
दुनिया की चर्चाओं विदेशों में हायर एजुकेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भाग लेने में मदद करती है। आगे लिखा, हाउ एवर द रोल ऑफ इंग्लिश इज समटाइम्स डिबेटेड वाइल इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज इट मे आल्सो कंट्रीब्यूट सोशल इनइक्वलिटीज बिकॉज नॉट एवरीवन हैज़ इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी इंग्लिश एजुकेशन, देयरफॉर इंग्लिश शुड कॉम्प्लीमेंट रेदर देन रिप्लेस द इंडियन लैंग्वेजेस। हालांकि दोस्तों इंग्लिश की जो रोल है उसकी अंग्रेजी की भूमिका कि भाई इंग्लिश सीखोगे तो अच्छी नौकरियां मिलेंगी, विदेश में जा सकोगे, ट्रेड एंड बिजनेस कर सकते हो, ए सीख सकते हो, टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। इस पर डिबेट चलता है यार। जहाँ मतलब इंग्लिश है ना अपॉर्चुनिटी अवसर तो प्रदान करती है, वहीं पर क्वालिटी जो इंग्लिश एजुकेशन है दोस्तों सभी की समान पहुँच थोड़ी है। जैसे कि मान लो मैं रूरल एरिया में रहता हूँ, मेरे 50 किलोमीटर तक कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल तक नहीं है सपोज दैट, तो दोस्तों कहाँ से मैं कॉम्पीट करूँगा। अब एक फ्लुएंट बोलने वाला जो बंदा इंग्लिश बोल रहा है उसे कहाँ तक मैं फाइट कर पाऊँ इंग्लिश के अंदर। तो सोशल इनइक्वलिटी यानी कि सामाजिक असमानता कोई बढ़ा सकती है अंग्रेजी, इसलिए अंग्रेजी को भारतीय भाषाओं का स्थान लेने के बजाय उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनना चाहिए। ये नहीं कि भाई हिंदी को उठाकर या मलयालम या कन्नड़ को उठा के आप इंग्लिश वहाँ पे सेट कर दो। कंक्लूजन देखो, इट इज़ टूल फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो अंग्रेजी जो है वो आज कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में और सामाजिक उन्नति यानी कि सोशल मोबिलिटी में और ग्लोबल कॉन्टैक्ट में एक महत्वपूर्ण साधन है। अब जैसे कि आप गेम खेलते हो, BGMI खेलते हो या फ्री फायर खेलते हो, आपने टीम बना रखी है और आपका मीटअप हो रहा है, मतलब एक कॉम्पिटिशन हो रहा है आपका अमेरिका के अंदर। आप दोस्तों कोई वहाँ पे साउथ कोरिया से आएगा, कोई वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से आएगा, कोई ब्रिटेन से आएगा, फ्रांस से आएगा, वो तो इंग्लिश बोलोगे ना। तो दोस्तों अगर आपको इंग्लिश नहीं आई है वहाँ पे तो पीछे रह जाओगे ना मेरे दोस्त, गेम खेलने से ही थोड़े काम चलेगा। कमेंट ऑन द अमृत राइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदवी। तो हिंदवी के ऊपर, हिंदवी की समझ पर अमृत राय जी का क्या सोच विचार था वो मैं पढ़ा देता हूँ, इंग्लिश बता देता हूँ सबसे पहले। तो अमृत राय अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदवी, अमृत राय अंडरस्टैंड हिंदवी एज ए ब्रॉड लिविंग एंड मिक्सड लैंग्वेज ट्रेडिशंस ऑफ नॉर्थ इंडिया। इट वाज नॉट a narrow or fixed language but a people's language that developed through daily contact among different communities। तो हिंदी भी कैसे बनी दोस्तों, किसी को पर्शियन भाषा आती थी, किसी को फारसी आती थी, किसी को अरबी आती थी, किसी को हिंदी आती थी, किसी को संस्कृत आती थी। सभी भाषाओं के मिलने से क्या बन गए, हिंदी भाषा बन गई। समझ में आ गया। और इसके स्क्रिप्ट क्या है, उर्दू है। अब तो समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू हिम हिंदी ग्रू फ्रॉम द इंट्रैक्शन लोकल इंडियन डायलेक्ट्स विद पर्शियन, अरेबिक एंड अदर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अब जैसे कि दोस्तों बहुत सारे राजा यहाँ पे आए, सल्तनत काल के आए, मुग़ल आए, ठीक है, कोई अफ़गानिस्तान से आ रहा था, कोई ईरान से आ रहा था, कोई सऊदी अरब से आ रहा था, कोई व्यापारी था, कोई मर्चेंट था, कोई ट्रैवलर था। तो वो तो पर्शियन बोलते थे, हम लोग संस्कृत बोलते थे, हम हिंदी बोलते थे। तो इन सब लैंग्वेज के मिलने से क्या बन गए, हिंदी भी बन गया, क्योंकि इसमें अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत के वर्ड आपको मिलेंगे। इट रिप्रेजेंट द शेयर्ड स्पीच ऑफ कॉमन पीपल, सेंट्स, सूफीज एंड पोइट्स एंड ट्रेडर्स। देयरफॉर हिंदी वाज ए सिंबल ऑफ इंडियाज़ कंपोजिट कल्चर। को कुल मिला के दोस्तों अमृत राय जी हैं, अमृत राय, वो क्या मानते हैं, हिंदी का विकास स्थानीय भारतीय बोलियों तथा फारसी, अरबी और अन्य सांस्कृतिक प्रभाव से मेल से हुआ। एक और बात बता देता हूँ, हिंदी को आप रेखता भी बोलते हो, REKHT है, रेखता, रेखता भी बोलते हो आप। अन्य सांस्कृतिक प्रभाव के मेल से बनने से हुआ। अब हिंदी को कौन बोलता था, सामान्य लोग, संत बोलते थे, सूफी, कवि, व्यापारी बोलते थे। इसलिए हिंदी भारत की एक सम्मिश्रित संस्कृति का एक प्रतीक बन गई है, कंपोजिट कल्चर का एक सिंबल बन गई है। फॉर एग्जांपल पोइट्स लाइक अमीर खुसरो यूज्ड हिंदी टू एक्सप्रेस लव, डिवोशन, प्रेम को बताने के लिए, भक्ति को बताने के लिए, एंड एवरीडे इमोशंस। इन सबको बताने के लिए अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में हिंदवी भाषा का प्रयोग किया है। हिज लैंग्वेज वाज क्लोज टू ऑर्डिनरी पीपल, नॉट लिमिटेड टू कोर्ट्स और स्कॉलर्स। कि उनकी जो भाषा है वो आम जन के बिल्कुल करीब थी। ऐसा नहीं था कि वो दरबारी भाषा लिख रहे थे या बहुत विद्वानों की भाषा वो लिख रहे थे। सिमिलरली भक्ति एंड सूफी पोइट्स यूज्ड सिंपल मिक्स्ड लैंग्वेज टू रीच बोथ हिंदू एंड मुस्लिम ऑडियंस। इसी तरह से जो दोस्तों भक्ति संत थे, सूफी संत थे, वो भी अपनी जो कविताएं वगैरह लिखते थे उसमें हिंदी का यूज़ करते थे ताकि वो हिंदू और मुस्लिम ऑडियंस तक अपनी रीच बना पाए। अमृत राय इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट लेटर डिविजन्स बिटवीन हिंदी एंड उर्दू वर मोर पॉलिटिकल दैन नेचुरल। हिंदी ओरिजिनली कैरिड ए स्पिरिट ऑफ यूनिटी, कल्चरल एक्सचेंज एंड सोशल कम्युनिकेशन। दस अमृत राय सीज हिंदी एज ए ब्रिज बिटवीन कम्युनिटीज। इट टीचेस अस दैट लैंग्वेज इज नॉट जस्ट ग्रामर और स्क्रिप्ट, इट इज़ लिविंग एक्सप्रेशन ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड कल्चर। तो अमृत राय जी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी कि बाद के समय में दोस्तों कुछ लोगों ने कह दिया हिंदी अलग है, उर्दू अलग है। ये जो विभाजन पैदा हुआ है, देखो 10% और बैटरी बचा, फटाफट से मैं रीड करता हूँ।
हिंदी और उर्दू के बीच में डिवीज़न पैदा कर दिया कुछ लोगों ने अपने फ़ायदों के लिए, वह बिल्कुल स्वाभाविक रूप से अधिक पॉलिटिकल था। मूल रूप से हिंदी में एकता, यूनिटी की बातें मिलती हैं, कल्चरल एक्सचेंज की बातें मिलती है और सामाजिक संवाद यानी कि सोशल हार्मनी की बातें आपको, सोशल डायलॉग की बातें आपको मिलेंगी। इस प्रकार से अमृत राय हिंदवी को विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच में एक सेतु, पुल या ब्रिज के रूप में देखते हैं। यह हमें सिखाती है कि लैंग्वेज केवल व्याकरण या लिपि का नाम नहीं है, ग्रामर या स्क्रिप्ट का नाम नहीं, बल्कि ये तो एक इतिहास, समाज और उसकी कल्चर का एक जीवंत अभिव्यक्ति है। ठीक है, लिविंग एक्सप्रेशन। अब देख लो एक और इम्पोर्टेंट कविता लास्ट है दोस्तों, 10% बेच रही है, देखते हैं कितना चल पाता अपना मोबाइल। गिव एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब मैं फटाफट से रीड करूँगा यार, टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। अब देखो, आई अप्रोच्ड ए स्टेम, रट लेना इसको, आई अप्रोच्ड ए स्टेम स्विंगिंग ऑन ए रीड। रीड क्या होता है? घास की तरह एक ऐसा पौधा होता है जिसकी सहायता से बांसुरी फ्लूट बनाई जाती है और दलदली इलाके में पाया जाता है रीड का पौधा। एंड आस्क्ड हिम टू गिव मी ए क्विल। इरिटेटेड ही सेड, आई गेव यू वन ओनली द अदर डे, ए न्यू वन, व्हाट हैव यू डन विद इट? आर यू सम शॉर्ट ऑफ एन अकाउंटेंट विद सम शाह writing accounts book where you need a new pen? Every other day he asked, no, I don't work for a Shah. I said, but for a Sahani, very kind, very well off, and I am not the only one working for her. She has many servants, every ready to do her bidding. That Sahani is my mother tongue, Dogri. Sorry. Give me a quill quickly, she must be looking. यहाँ से आएगी दोस्तों, क्विल कीवर्ड है, क्विल कहीं पर भी आ जाए, रीड कहीं पर भी आ जाएगी दोस्तों, आप समझ जाना कि ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? पद्मा सचदेव की ही पोएम है। देखो रेफरेंस मैंने लिखा है, पद्मा सचदेव की पोएम। गिव मी ए क्विल क्विकली, सी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, द रीड कट ऑफ इट्स हैंड, गिव इट टू मी एंड सेड टेक इट, आई टू एम हर सर्वेंट। सबसे ज़्यादा बार यही पोएम आई है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से आपको पेपर में देखने को मिल सकता है ना। पहले क्वेश्चन में गिव मी ए क्विल क्विकली, सी मस्ट बी लुकिंग फॉर मी, द रीड कट ऑफ इट्स हैंड, गिव इट टू मी एंड सेड इट टेक इट, आई टू एम हर सर्वेंट। रटना इसको बहुत अच्छे से मैं रटवा दूंगा, चलो रटते हैं इसको, रेफरेंस रट लो पहले तो। दीज लाइन्स आर फ्रॉम ए पोएम बाय पद्मा सचदेव, ए मेजर डोगरी पोइट। दोस्तों एक डोगरी संस्कृति के कवि रहे हैं जिनका नाम रहा है पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव उनकी कविता है। द पोएम एक्सप्रेसेस हर डीप लव, रिस्पेक्ट एंड डिवोशन टू हर मदर टंग डोगरी। तो यहाँ पर जो कवि है दोस्तों वो अपना गहरा कनेक्शन बताते हैं, जो भाषा के प्रति प्यार दिखता है, सम्मान दिखता है मदर टंग डोगरी के प्रति। कॉन्टेक्स्ट देख लो, इन दीज लाइन्स द पोएट आस्क ए रीड फॉर ए क्विल सो दैट सी कैन राइट। तो वो एक प्लांट से, घास जैसे प्लांट रीड से कह रहे हैं कि भाई मुझे है ना एक टहनी दे दो, क्विल दे दो, ताकि मैं इससे लिख सकूं, और इससे बांसुरी भी बनाते हैं इसी पौधे से। ठीक है, तो इन पंक्तियों में ये फीमेल एक पोइट है दोस्तों, लिखने के लिए एक रीड से कलम मांगती है और पहले से ही वो रीड नाराज़ हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसने कुछ दिन पहले ही एक इंसान को कलम दी थी। लेकिन जब पद्मा सचदेव बताती हैं कि वह किसी धनी मालिक के लिए नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि डोगरी के लिए लिखती है, तो रीड खुश होकर अपना ही हाथ काटकर उन्हें कलम के रूप में दे देता है। तो इन दिस लाइन द पोइट आस्क रीड फॉर ए क्विल सो दैट सी कैन राइट। तो यहाँ पे जो पद्मा सचदेव है वो बोल रही हैं रीड से कि आप है ना मेरे को एक टहनी दे दो, आप टहनी दे दो ताकि मैं लिख सकूँ कुछ। द रीड फर्स्ट बिकम्स इरिटेटेड। तो पहली बात तो रीड है वो नाराज़ हो गया, बिकॉज इट हैड ऑलरेडी गिवन हर ए पेन रिसेंटली। कुछ दिनों पहले ही उसने एक टहनी को किसी को दिया था। बट व्हेन द पोइट सेज, जब कवि कहता है किसी राइट्स नोट फॉर ए रिच मास्टर, यानी कि मैं किसी राजा के बारे में नहीं लिखूंगी, मैं किसी एम्पायर के बारे में नहीं लिखूंगी, मैं तो अपनी मातृभाषा के प्रेम के लिए लिखूंगी, मैं तो अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार करती हूँ। द रीड, जब वो घास का जो पौधा था रीड बहुत खुश हो गया कि तुम किसी अमीर के लिए नहीं लिखोगे कुछ भी, तुम तो अपनी मातृभाषा डोगरी के लिए लिखोगे। तो उसने एक क्विल दे दिया उसको, मतलब एक टहनी दे दी। एक्सप्लेनेशन देख लो, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। द पोइट अप्रोचेज ए रीड एंड आस्क्स फॉर ए क्विल। द रीड आस्क्स वाई शी नीड्स ए न्यू पेन सो ऑफ्टन, एज इफ शी were an accountant writing accounts books for a wealthy Shah. The poet replies that she does not work for Shah but for a Sahani, a kind and rich lady. The Sahani is actually her mother tongue Dogri. अब यहाँ पर जो पद्मा सचदेव एक फीमेल पोइट है दोस्तों, पोइटेस हैं, वो रीड प्लांट के पास जाती हैं और वो कहती है कि मुझे तुम एक कलम दे दो, एक क्विल दे दो और रीड
का प्लांट उनसे पूछता है कि उन्हें इतनी जल्दी जल्दी नई कलम की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्या तुम किसी धनी राजा, शाह का मतलब यहाँ पे किंग है, किसी धनी राजा के हिसाब किताब के लिखने वाले मुनीम तो नहीं हो। इसके आंसर में पद्मा सचदेव, ये कोयल कल भी बोल रही थी आज ही बोल रही है क्योंकि बरसात है यहाँ पे आने वाली है। तो इसके आंसर में जो पद्मा सचदेव कहती हैं कि मैं किसी शाह के लिए या किसी राजा के लिए नहीं लिखूंगी कुछ भी, मैं तो सहानी के लिए काम करती हूँ। सहानी का मतलब क्या है, मैं तो अपनी मातृभाषा अपने मदर टंग डोगरी के लिए लिखूंगी, जो अत्यंत काइंड है और रिच है, दयालु है, समृद्ध है। आज देखो आगे क्या है। हियर डोगरी इज पर्सोनिफाइड एज ए नोबल मिस्ट्रेस हु एज मैनी डिवोटेड सर्वेंट्स। पर्सोनिफाइड का मतलब क्या है, डोगरी लैंग्वेज को इंसानों के कैरेक्टर दे दिए गए हैं। तो यहाँ डोगरी भाषा को सम्मानित और उदार मालकिन के रूप में बताया गया है, जिसके अनेक समर्पित सेवक हैं। मतलब डोगरी लैंग्वेज के बारे में बहुत लोग लिख चुके हैं पहले भी। द पोइट कंसिडर्स, पद्मा सचदेव यहाँ पे पोइट है, कंसिडर हर सेल्फ वन ऑफ दो सर्वेंट्स। दिस शोज दैट राइटिंग इन वंस मदर टंग इज नॉट जस्ट ए लिटरेरी एक्टिविटीज, इट इज़ एन एक्ट ऑफ लव, लॉयल्टी एंड कल्चरल सर्विसेज। यानी कि पद्मा सचदेव स्वयं भी कहती हैं कि मैं भी उन्हीं सेवकों में, सर्वेंट में एक हूँ जो कि डोगरी भाषा के लिए लिखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अपनी मातृभाषा मदर टंग में लिखना केवल साहित्यिक कार्य नहीं है, बल्कि प्यार, भाषा के प्रति लॉयल रहना और कल्चरल सर्विस का सिंबल है, प्रतीक है। आगे देखो, व्हेन द रीड अंडरस्टैंड दैट द पोइट इज़ राइटिंग फॉर डोगरी, इट्स कट्स ऑफ इट्स ओन हैंड एंड गिव्स इट टू हर एज ए क्विल। तो तब जाकर रीड है अपने हैंड को काट लेता है, मतलब अपनी एक शाखा ब्रांच काट लेता है और उसको क्विल कलम दे देता है। क्विल का मतलब कलम है। दिस शोज द रीड्स सैक्रिफाइस एंड रिस्पेक्ट फॉर द मदर टंग। द पोइम ब्यूटीफुली सजेस्टेड दैट इवन नेचर सपोर्ट्स द सर्विस ऑफ वंस लैंग्वेज। तो जो रीड को पता चलता है कि जो पद्मा सचदेव हैं, जो कवियत्री हैं, पोइटेस हैं पद्मा सचदेव, वो डोगरी भाषा की सेवा के लिए ही लिख रही हैं। तो वह अपना हाथ ही काटकर उन्हें कलम के रूप में दे देता है। यह रीड के त्याग या सेक्रीफाइस और मातृभाषा के प्रति सम्मान को दिखाता है। और ये पोएम है दोस्तों, ये बहुत सुंदर मैसेज देती है कि अपनी भाषा की सेवा में नेचर भी आपकी हेल्प करती है। देखो, थैंक यू सो मच यार, इतना ही था दोस्तों। अब अपन मिलते हैं वीडियो नंबर 3 में। अगर आप चाहेंगे तो ही मैं अपलोड करूँगा, तो ही मैं बनाऊँ, क्योंकि दोस्तों 1.25 घंटे से मैं लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये भी देखें, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्लॉक नंबर 3 और 4 की वीडियो की, तो ही मुझे बताना। और इस वीडियो को बार बार देखते रहना और फीडबैक जरूर से देना यार। काफ़ी लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। मैं यहाँ पे लाइक कमेंट के नहीं कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ आपको वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया, वो लिख देना, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपको ये सब PDF चाहिए तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7891990537। क्योंकि अगर कोई प्रिंट आउट करा के पढ़ना चाहे या मोबाइल में देखना चाहे तो दोस्तों आप PDF परचेज़ कर सकते हो व्हाट्सअप पे मैसेज भेज करके। और यही नहीं दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, इसी तरह से मैं यूट्यूब वीडियो भी उसका रहता है साथ में। ऐसा नहीं मैं सिर्फ PDF देता हूँ, ऐसे ही मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन, और अपने ऊपर ट्रस्ट रखना दोस्तों, याद करते रहो। टेक केयर, मुझे बताना यार कैसा लगा वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।